देखिए बेटा, जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। क्लियर है? हालांकि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी इसको पढ़ रहे हैं आफ्टर 11th। मतलब आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर, उसके बाद शायद आपको अब पढ़ने का मौका मिल रहा होगा। क्लियर है? ही नहीं है? अब 11th में आपने कैसा पढ़ा था, कैसा नहीं पढ़ा था, वो मैं नहीं जानता, वो तो तुम ही जानते हो। क्लियर है? ही नहीं है? ठीक है, ये चैप्टर कितना अच्छा लगा था, कितना बुरा लगा था, गंदा लगा था, वो बात की बातें हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना जो तुमने 11th में पढ़ा था उतना तो है ही। 11th में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेस बेस होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये चैप्टर बहुत अच्छा खासा है। अच्छा खासा भी इसलिए है क्योंकि यहीं पर ही फाउंडेशन लेवल पर ही डेप्रिसिएशन आपका आएगा। उसके बाद कहीं आपको आगे देखने का मौका नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन को। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और कहीं देखने को नहीं आने वाला डेप्रिसिएशन। इसलिए फाउंडेशन लेवल पे इतना अच्छे तरीके से इसको समझाना पड़ता है, ये समझना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये आने वाले आपके लेवल्स पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे, ये आधारित चैप्टर है, एक आधारिक चैप्टर है। मतलब एक तरीके चैप्टरों के अंदर ही आ जाता है और चैप्टरों में। समझ गए ना? मेरी बात समझ में ही नहीं आई कि डेप्रिसिएशन क्लियर है? मतलब एक इस काइंड ऑफ एक एडजस्टमेंट की तरह यूज होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह यूज होता है आने वाले चैप्टरों में, मतलब जो आपके आने वाले लेवल्स पे आएंगे। समझ गए? इसलिए इस चैप्टर को ना बहुत अच्छे से कवर करना हमारी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? चलो जी, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। चलो, अब देखो, अगर हम बात करते हैं, पहले तो हम डेप्रिसिएशन की एकदम से बेस में नहीं जाकर पहले हम नॉर्मली बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो बात क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है एज पर एस 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 रिवाइज के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट कंजम्पशन एंड अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, वेयरिंग आउट का मतलब है टूट फूट, कंजम्पशन यानी कि यूज करना, और वैल्यू में या किसी और तरीके से वैल्यू में गिरावट आ जाना डेप्रिशिएबल एसेट की। अब एक काम करते हैं, ये जो वर्ड आ रहा है डेप्रिशिएबल, इसे हटा दो, इसे भूल जाओ अभी। मतलब ये समझो एसेट की वैल्यू में, ये मेन शब्द है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाना, ये डेप्रिसिएशन होता है। अब वो डेप्रिसिएशन में जो मतलब वैल्यू में जो गिरावट आ रही है वो टूट फूट की वजह से आ रही है, या कंजम्पशन की वजह से आ रही है, या किसी और कारण से आ रही हो, किसी भी कारण से एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाना डेप्रिसिएशन कहलाता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब सवाल ये है कि कुल मिलाकर ये जो वैल्यू में गिरावट आती है वो किस कारणों से आती है? पहला, यूसेज। जब तुम एसेट को यूज करते हो तो यूज करते करते उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? क्लियर है? जैसे हमारे बैच में एक बुलेट राजा बैठा हुआ है, क्लियर ही नहीं है? आए ना रोहन, ठीक है, ये कौन है हमारे बैच का? बुलेट राजा। क्लियर ही नहीं है? अब इन्होंने भी नई नई ना 5 लाख रुपए की बाइक निकलवाई है बुलेट। क्लियर ही नहीं है? बेटा मान लेते हैं ना 5 लाख रुपए की है, ठीक है, अच्छी बात बोल रहा हूँ, तुम्हारी अमीरियत ही दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई? दुनिया की नजर लगवा रहा हूँ ना तुमको मैं। चलो, इधर देखो, यूसेज जब तुम क्या करते हो, अब जैसे इन्हें इन्हें बुलेट खरीदी 2.5 लाख रुपए की, 2.5 की है ना, 2.5 लाख रुपए की बुलेट खरीदी। अब जैसे मान के चलिए 1 साल तक यूज करेगा उस बुलेट को, मान लेते हैं 1 साल तक यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बुलेट से इसका मन हट जाता है, ये कहते हैं यार नहीं मुझे तो हाईबूसा चाहिए, इसे बेच दो। अब ये बुलेट क्या 2.5 लाख की बुलेट 2.5 लाख की बेच देगा? नहीं, ज्यादा की है कम की? कम की। क्यों? उसकी वैल्यू में क्या आ गई? गिरावट आ गई, क्योंकि 1 साल तक इसने उस एसेट को क्या करा है? यूज किया है। ये चीज तुम किसी भी एसेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ये लैपटॉप के ऊपर कर सकते हो, ये पैनल के ऊपर कर सकते हो, वहां टंगे हुए एसी पे कर सकते हो, इस फर्नीचर पे कर सकते हो, कि जितने का हमने खरीदा हम उतने का नहीं बेच पाएंगे क्योंकि हमने इसे यूज करा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो यूज करने से क्या होता है? एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है, इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्लियर है? नाउ सेकंड, फ्लक्चुएशन टाइम। मत करो यूज, मत करो यूज, पड़े रहने दो। अब जैसे एग्जांपल की बात करके चलते हैं, ठीक है, कि अगर घर में बुलेट आ गई, ठीक है ना, अब मान के चलो घर में बुलेट इसे चाहिए थी ग्रे कलर की,
लेकिन पापा लेकर आ गए ब्लैक कलर की, नहीं मुझे नहीं चाहिए ब्लैक कलर, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे बोला किसने? रोहन ने, ठीक है ना। बाकी कोई ऐसे ऐसे और करने लगा 2 बार, ठीक है। सनी देओल की तरह, सनी लियोन बोल देता, सनी देओल की तरह ऐसे सनी देओल की तरह करके, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ग्रे कलर चाहिए विद एसेसरीज और कोटिंग वोटिंग करा के, आप ब्लैक कलर की लेकर आके नॉर्मली दूध वालों की तरह, ठीक है ना। ये दूध वाले लेते हैं वाली, मुझे नहीं चाहिए ये वाली। अब क्या हुआ, अब आ गई तो आ गई, क्लियर ही नहीं है, खड़ी हुई है, नहीं आ रही यूज में, तो खड़े खड़े मतलब फ्लक्स, समय गुजर रहा है, गुजरने दो, गुजरने से भी क्या लगेगा, डेप्थ। ये नहीं कह सकते कि भाई साहब नहीं आई थी, नहीं कि नहीं है, बोलो हाँ है ना, ऐसे ही पड़े पड़े ही, मतलब एक भी दिन नहीं चली, देख लो आप मीटर देख लो, एक भी दिन नहीं चली, पेट्रोल की टंकी भी फुल है, इतना बेकार है लूंडा हमारा, क्लियर ही नहीं है। वही 2-4 बार तो ऐसी बातें बोलेंगे ना पेरेंट्स, तभी तो वो सस्ते दामों में निकल पाएगी थोड़ी सी, क्लियर ही नहीं है। तो 10,000 5,000 जो कम करा के बेचेंगे, तो उसके ऊपर क्या लगे, समय के गुजरने से भी क्या लगता है, डैप लगता है, यूज करने से तो लगेगा, मत करो यूज, खड़े खड़े भी डैप लगेगा एसेट के ऊपर, क्लियर ही नहीं है। आया नाउ एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट का मतलब क्या ले रहे थे, अच्छा बाइक का ही एग्जाम्पल चल रहा है, तुम समझ गए, नहीं एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता कि स्कूटी बाइक कार ट्रक के नीचे आएगी, ये नहीं होता एक्सीडेंट का, एक्सीडेंट का मतलब कुछ और भी हो सकता है। सपोज मान के चलो कि आप, मान के चलो जैसे मान के आजकल एक लड़का बड़ा दीवानगी में चल रहा है हमारे बैच में, उज्जवल, ठीक है ना, दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है, एक गाना भी है इसके ऊपर, ठीक है ना, मैं भूल गया कौन सा गाना है, तेरे इश्क की न न न न न न न न न दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, नहीं सुना गाना ये तुमने? अबे यार तुमने गाने क्या सुने हैं, तुम्हें सुनाऊंगा, ये गाना है इश्क की दीवानगी सर चढ़ के बोले, तो वो आजकल सर चढ़ के बोल रहे हैं उज्जवल के, ठीक है ना। अब मान लो उज्जवल तेरा मकान कितना मंजिला बना हुआ है, 3 मंजिला बना हुआ है, ठीक है, मतलब 1 2 3 फिर टेरेस, तो तू कौन सा मंजिल पे रहता है, सेकंड, और फिर नीचे की दुकान है, और ऊपर किराएदार है, ऊपर भैया रहता है तेरा, मम्मी पापा रहते हैं, खाली है, खाली है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये टेरिस पे चढ़ गया, अभी कॉल वॉल आया, चढ़ गया, हमें क्या पता किसका कॉल आया था, ठीक है ना, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आप समझदार हैं कि कॉल आने पे लोग टेरिस पे क्यों चढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या जबरदस्ती, मैं सच बोल रहा हूँ ठीक है। अब ये मान के चलो घूम घूम के बातें कर रहा था, घूम घूम के हंस हंस के, घूम घूम के हंस हंस के, मुझे नहीं पता कितना कर रहा था, बातें कर रहा था, घूम घूम के, अचानक से ऐसे रेलिंग पे खड़ा हुआ था ऐसे कर रहा था, मोबाइल खिसक गया नीचे, समझ गए, मोबाइल गया नीचे डायरेक्ट, समझ गए, मान लो मोबाइल बच गया, स्क्रीन चली गई, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, इसे भी हम कह सकते हैं एक्सीडेंट, कहेंगे नहीं कहेंगे, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। तो भैया एक्सीडेंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, जब अगर आपकी कोई भी एसेट एक्सीडेंट में, मतलब उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है एसेट के साथ, तो उसकी वैल्यू जरूरत से ज्यादा थोड़ी सी गिर जाती है, और गिर जाती है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, उसे भी हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, लॉस ऑफ वैल्यू कहते हैं एक्सीडेंट की वजह से, क्लियर है ही नहीं है। नाउ इसे क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेस्केंस, ऑब्सोलेस्केंस मतलब कूड़ा कबाड़ा कचरा हो जाना, पुराना हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, आउट ऑफ मार्केट हो जाना, समझ पा रहे मेरी बातें, ये सब ऑब्सोलेस्केंस का एक रिजल्ट है। मतलब ऑब्सोलेस्केंस किसी वजह से होता है, चेंज इन मार्केट या चेंज इन फैशन भी कह सकते हो यहाँ पर, चेंज इन फैशन, आई बस में नहीं आई, चेंज इन मार्केट या चेंज इन फैशन भी कह सकते हैं। अब देखो पहले मैं नॉर्मल से बता के चलता हूँ, फैशन आपको पता है ट्रेंड आता है यार, हर चीज़ का ट्रेंड है, इसलिए नहीं, और स्पेशली सबसे ज़्यादा फैशन आता है क्लोथिंग में, आता है फैशन में, और जैसे गर्ल्स का फैशन बहुत बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, इतना स्पीडली चेंज जो होता है वो बॉयज़ का भी नहीं होता। बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं आई, चलिए अब बात करते हैं बेटा जी, चेंज इन, जल्दी बैठे नहीं, चेंज इन फैशन, ठीक है ना। अब चेंज इन फैशन का मतलब क्या हुआ कि भैया मार्केट में बदलाव आ रहा है, मतलब फैशन चेंज हो रहा है,
क्लियर ही नहीं है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल की बात करके चलता हूँ, पहले बॉयज़ की एक जीन्स चलती थी बेल बॉटम, ठीक है ना? अभी दोबारा फैशन आ जाए वो बात अलग है, लेकिन एक जीन्स चलती थी बेल बॉटम, क्लियर ही है। अब वही बेल बॉटम जो है बॉयज़ नहीं पहनते, बट पहनती कौन है? गर्ल्स। हाँ, है ना? उसको प्लाजो नाम दे देती हैं, ये प्लाजो है। तो बेटा चुराया तो हमसे ही है ना, ठीक है ना? अब उसे प्लाजो बोल दो, बेल बॉटम बोल दो, वो थोड़ा बहुत अंतर होता है ना? एक में ऊपर से मामला खुला पड़ा है सारा, खुला पड़ा इन दिवे चौड़ा चौड़ा मामला है, एक में यहाँ से थोड़ा चिपका हुआ है मामला, मतलब घुटने तक, फिर मामला खोल दिया। तो बेसिकली क्या है, वो फैशन का चेंज है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ है ना? जैसे मैं एग्जांपल की बात करके चलता हूँ कि पहले ना नॉर्मल मतलब बेल बॉटम जीन्स चलती थी, जैसे मतलब थोड़ी खुली खुली जीन्स चलती थी बॉयज़ की, और फिर आई नैरो, नैरो फिटेड, स्ट्रेट, ये चली चीज़ें। अब जैसे अब ज़्यादातर भी स्ट्रेट का फैशन थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल जीन्स, मतलब। और एक बीच में तो ऐसा था कि कई लोगों को जब पता नहीं था ना कि नैरो फिटेड भी एक फैशन है बॉयज़, और अगर उस मतलब वो उस गली में रहता है या उस आसपास के ऐसे मकानों के बीच में रहता है जिन्हें वो फैशन ही नहीं पता नैरो फिटेड का, और वो लड़का नैरो फिटेड जींस पहन के निकल जाए, ले ही नहीं है, तो उसको टोन मिलती है बहन की पहन ली क्या, बहन की जींस पजामी जैसी होती है ना वो, देखना बिल्कुल फिटेड, तो वो क्या है, वो फैशन है कुल मिलाकर। तो वो चेंज इन फैशन, जब एक नया फैशन आता है ना, तो पुराना फैशन मार्केट से क्या हो जाता है, आउट, उसके ऊपर क्या लग जाता है बेटा जी, डेप्रिसिएशन। बात क्लियर हो गई? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं बच्चों को बहुत पुराना एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ये मोबाइल नहीं थे ना, तो इंडिया के अंदर क्या चलता था, पेजर चलते थे। क्या चलते थे मेरे बेटे जी? पेजर। पेजर क्या होता था, जैसे आपको पता है ब्लूटूथ डिप, अब आप कितना ब्लूटूथ को यूज़ करते होंगे, मुझे बताओ भैया। अगर आपने एक वायरलेस लगा रखे हेडफोन तो ब्लूटूथ का यूज़ हो रहा है, या स्पीकर घर के अंदर बजाना है तो ब्लूटूथ का यूज़ हो रहा है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि ब्लूटूथ बहुत तगड़े लेवल पे यूज़ होता था, मतलब एक तरीके से फाइल ट्रांसफरिंग करने में भी ब्लूटूथ का यूज़ होता था। मतलब ऐसा होता था कि मोबाइल के आगे यहाँ पे एक कुछ मैग्नेटिक टाइप का लगा होता था, एक दूसरे मोबाइल मैग्नेटिक होता था, ब्लूटूथ ऑन करे, कनेक्ट करा, फाइल ट्रांसफर, और ऐसे चुका देते थे दो मोबाइलों को, समझ गए, फाइल ट्रांसफर। इतना तगड़ा यूज होता था, मतलब ब्लूटूथ 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 ब्लूटूथ, और जो तोतला था ब्लूटूथ ब्लूटूथ ब्लूटूथ, वो ऐसे करता था। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ही ना? तो जब पेजर दीदी कुछ इस टाइप का ही डिवाइस था, पेजर क्या करता था मेरे बेटे जी, अब समझना। जो पेजर का काम था, सिर्फ जो छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं ना, जैसे कई बार आपको कॉल आ रही होती है, आप उठा नहीं सकते, आप किसी मीटिंग में बैठे हुए पढ़ रहे हो, सपोज मान के चलो, तो आप मैसेज कि कॉल यू लेटर, है ना, राइट टाइम बिजी, ये टेम्पलेट्स होते हैं जिसे, सिर्फ ये टेम्पलेट्स को भेजने का ही काम क्या करता था, पेजर करता था, और एक लिमिटेड एरिया में करता था। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कितने लिमिटेड एरिया में, और ब्लूटूथ डिवाइस था, और कुछ नहीं करता था, वाइब्रेट करता था बहुत अच्छा, और मतलब एक तरीके से बीप बीप की आवाज करता था। बीप बीप मतलब गाली नहीं है, बीप बीप उसकी आवाज ही होती थी, बीप 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 बीप, समझ गया ना? जिसके पास वो पेजर होता था ना, मतलब वो अपनी अमीरियत झलका रहा होता था, आप ये समझ के चलो। हालांकि किसी का पेजर है ना, होगा पेजर है, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, वो लैंडलाइन चलते थे, समझ गए ना? और कॉलोनी में वो जमाना वो था जब कॉलोनी में कुछ ही मकानों में क्या होता था, लैंडलाइन होता था, और कॉलोनी के 10 मकानों की जो कॉलें आती थी वो उस एक लाइन लेने पे आती थी। ये मैंने खुद भुगत भोगी हूँ। तो हमारे घर में लैंडलाइन था, तो 10 मकानों की कॉल है, जलंधर से कॉल आ रही है, जरा बुला लाइए गुड़िया की मम्मी को। मैं जा रहा हूँ, आंटी है आपकी ना, कॉल आई है जलंधर से। मैं छोटा तो था ही, ठीक है ना, तो आंटी आती थी, और भाई तो घंटों 2 घंटों आंटी लगी बड़ी जलंधर वालों से। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, इतना खुला मिजाज था पहले। अब वही आज हो जाएगा, लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, आज कितनी देर तक बैठेगा, समझ गए? ये आके तो ये हो जाता है आज की डेट में, लेकिन पहले देखो कितना खुला दिल हुआ करता था, और ये धीरे धीरे खत्म ही होगा मामला, लोग और लिमिटेड होते चले जाएंगे, और लिमिटेड होते चले जाएंगे। खैर होना नहीं चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। चंटी चालाकी हमें व्यापार तक रख, देखो यहाँ पे बस एक मॉरल वैल्यू दे रहा हूँ, चंटी चालाकी व्यापार तक रखो, असल जिंदगी में मत रखो। असल जिंदगी में, हालांकि बेटा मैं बता के चलो, मैं मतलब मैं ज्ञान तो पेल रहा हूँ तुम्हारे आगे लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि सवाल वही है अगेन,
तुम जितने यहाँ बैठे हो और मैं, हमको तुमको और मुझको मिलाकर अगर हम अपने अंदर भी सुधार कर लेंगे, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि नहीं आपके अंदर वाली बात है, अभी तो आप स्टूडेंट है, अभी तो बहुत लर्निंग लोगे और चालाकियाँ सीखोगे समाज में रह के। कि समाज में तुम्हें कोई धोखा देगा तो तुम समझ जाओगे, अच्छा ऐसे कराते थे मेरे साथ, समझ गया। अब कोई और ना कर दे तो मुझे थोड़ा अलर्ट होकर रहना, तो ये तो चालाकी सीख ली आपने, समझ गए, यहीं पे सीख जाओगे तुम बीच में लर्निंग पॉइंट। हो नहीं पाता, लेकिन ये है कि वेरी फ्रेंड, व्हेन यू जज समवन, जब तुम किसी एक इंसान को जज कर लो अच्छे से और तुम्हें लगे कि हाँ यार ठीक है, अलर्ट सबसे रहा करो, क्योंकि तुम्हें कौन पीठ में खंजर भोंक देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जब वेन यू जज समवन, और जिस लेवल तक तुमने जज कर लिया, अलर्ट तो रहो, हर वक्त रहो, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि यार ये बंदा सच में दिल से काम करता है ना, तो उसके साथ तुम दिल से वाला ही काम करना। तो जो कोई दिमाग से काम करता है तो फिर वहाँ पे चालाकी दिखाना, क्योंकि चालाकी दिल में नहीं होती, दिमाग में होती, ध्यान में रखना। बात क्लियर हो गई? चले आगे। तो ऑफ टू इसके चेंज इन फैशन में, अब जैसे अब दीदी अभी 5G आ गया, आ रहा है, आ गया, आ गया ना। अब वैसे अच्छे से ना आया, हाँ अभी कबाड़ी चल रहा है मामला, ठीक है ना। 5G को भी हटाते हैं, 4G की बात करते हैं। जब 4G आया, 4G तो अच्छे से चल रहा है, जब 4G आया तो 3G आउट हुआ, 3G आया तो 2G आउट हुआ, बोलो आएगा ना। तो जैसे एक नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे क्या लग जाता है, डेथ, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्लियर है? नहीं है, ये वैल्यू घट जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। मोबाइल इंडस्ट्री तो बहुत तगड़ी चलती है, आपको पता है, हर महीने मोबाइल लॉन्च, हर महीने मोबाइल लॉन्च। मैं खैर हर महीने वाले मोबाइलों की बात नहीं कर रहा, सैमसंग की बात नहीं कर रहा, आईफोन की बात करता हूँ। अब आईफोन के अंदर क्या होता है, आईफोन एक साल में एक मोबाइल लॉन्च करता है, लेकिन आपको पता है ना, जब वो एक नया मोबाइल लॉन्च करता है तो उसके पुराने मोबाइल के दाम घटते हैं, वो घटाता है, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है। मतलब आप जैसे अभी आईफोन 14 आ गया ना, अब आईफोन 15 आएगा मान के चलो, तो 14 के दाम घट जाएंगे, 30 के थोड़े और घट जाएंगे, 12 के थोड़े और घट जाएंगे, और कई लोग कहेंगे चलो अब मेरी औकात में आ चुका है आईफोन 12, आया तो 15 है, लेकिन खरीदेंगे कौन सा, 12, क्योंकि वो हमारी जेब की पॉकेट में आ चुका है, क्योंकि उसके दाम घटे हैं। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? हाँ ये ना, ये भी एक तरीका है, मैं आपको सच बता के चल रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट को बेचने का। अब समझना, हमको लगता है कि आईफोन 15 बेचकर आईफोन कमा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे पता है मैं आईफोन 15 लॉन्च करूंगा, लेकिन मेरी 12 की मार्केटिंग बढ़ेगी, समझ पा रहे हो मेरी बात? ये सेलिंग होती है, सेलिंग स्ट्रेटेजी और कुछ नहीं। ये लाख रुपए का महंगा मोबाइल करने की जो लॉन्चिंग पद्धति चालू करी, किसने करी थी? आईफोन ने करी थी, कि मोबाइल महंगा ही कर दो, समझ रहे हो, आउट ऑफ पॉकेट कर दो मोबाइल, लोग खरीद ही ना पाए। अब अगर कोई सोचेगा खरीद ही नहीं पाएंगे तो कंपनी कैसे चलेगी? ये साइकोलॉजी है, उन्होंने लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेल खेला है, समझ गए? और ये क्या खेल खेला है, अरे अरे जिसके पास पैसा होता है ना वही खरीद सकता है, बस अब समझ गए ना। ये कैसे, ये क्या है, अभी कॉम्प्लीमेंट है, ये कमेंट है, ये तो पता चला ही नहीं, है ना। और लोगों के दिल पे अच्छा औकात दिखा रहा हमारी, आईफोन अभी पता है तेरे को, कोई 1.5 लाख 1 लाख मुंह पे मारे हो, खरीद लिया, है ना मेरी बात? ये क्या है, ये भी एक स्ट्रेटेजी, समझो। ये बात मैं नहीं कह सकता, मन तो करता है कहने का, जब कोई ज्यादा फीस में बार्गेनिंग करता है, अरे सर हमें तो वही, हमारा तो बच्चा वही आता है जिसकी अमीरियत झलक रही होती है, ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि शिक्षा में सबका अधिकार है। ये डायलॉग हर जगह नहीं होता, ये वाली बातें हैं, बट पॉइंट इज दैट कि देखते हैं जैसा भी है। लेकिन मैंने क्या बोला, आईफोन की स्ट्रेटेजी है, आईफोन ने शुरू करा और उन्होंने शुरू कर दिया, समझ गए, ये वाली बात है। चलिए अब देखो मैंने क्या बोला, ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अब देखो यहाँ पे एक बात आ रही, डेप्रिशिएबल एसेट, कि डेप्रिशिएबल एसेट होती क्या है। तो देखो फिक्स, हमने आपने हो सकता है कि ये पढ़ा हो 11वीं क्लास में कि फिक्स एसेट के ऊपर ही डेप लगाया जाता है, किसके ऊपर, फिक्स एसेट के ऊपर ही डेप लगाया जाता है, क्लियर ही है। हमने आपने हो सकता है ये पढ़ा हो, लेकिन बेटा याद रखना कि फिक्स एसेट के अंदर भी दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है डेप्रिशिएबल और एक होता है मेरे बेटा जी नॉन डेप्रिशिएबल। एक बार और बोल दो, डेप्रिशिएबल और एक होता है नॉन डेप्रिशिएबल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? डेप्रिशिएबल क्या होता है,
डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट वो होती है जिसके ऊपर क्या लग सकता है, डेप, सीधी बात पहले याद करो। और डेप्रिशिएबल वो होती है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता। ये तो नाम से पता लग रहा है तुम्हें, जिस पे डेप्रिसिएशन लग सकता है वो डेप्रिशिएबल है, जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता वो नॉन डेप्रिशिएबल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी मेरे बेटा, डेप्रिशिएबल एसेट की, कि भैया डेप्रिशिएबल एसेट जो होती है वो क्या होती है, डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट जो होती है वो क्या होती है, हम इसकी बात कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखो क्या लिखा है, मिस विच हैव सेटिस्फाइड फॉलोइंग फीचर। पहले डेप्रिशिएबल एसेट वो होती है जहां पर ये तीनों फीचर्स देखने को मिलते हैं। बताइए पहला फीचर क्या होगा, हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, मतलब उनकी लाइफ लिमिटेड हो, एक समय के बाद वो क्या हो जाए, बेकार बर्बाद हो जाए। क्लियर नहीं है, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उन्हें हम एक साल से, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है जैसे अप्रैल टू मार्च, तो कई मतलब 1 अप्रैल टू मार्च यूज करेंगे, कई अप्रैल टू मार्च यूज करेंगे, मोर देन 1 अप्रैल टू मार्च, मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर। क्लियर ही नहीं है, हाँ ये ना। और ये बड़ा कीमती, लिखे तो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, इसे मैं शॉर्ट में बता दूंगा तुम्हें, लेकिन पढ़ लो फिर भी। आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, हेल्ड अपने पास हमने रखा है, खरीदा है, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस के द्वारा, फॉर यूज करने के लिए, क्या है, कहाँ यूज करेंगे, प्रोडक्शन में, या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स को सप्लाई करने में, या सर्विसेज की सप्लाई करने में, या गुड्स को, प्रोडक्ट को बनाने में, या किराए पे देने में, या मैनेजमेंट के पर्पज से, बट नॉट फॉर सेल, सेल के लिए नहीं होगा वो हमारे लिए, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं कि हमने कोई एसेट खरीदी है तो उसे हमने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। यूज कहीं भी करो, मैनेजमेंट में करो, रेंट देने में करो, प्रोडक्शन में करो, गुड्स सर्विसेज की सप्लाई देने में करो, वो सब क्या कहलाएंगे तुम्हारे लिए, एसेट्स, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाएंगे। क्लियर ही नहीं है, उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा। एग्जांपल की बात करते हैं, तुम्हारे सामने लैपटॉप है, क्लियर ही नहीं है, क्या इस लैपटॉप की लाइफ अनलिमिटेड है, मतलब बिल्कुल जीवन पर्यंत चलता रहेगा ये, नहीं, एक समय के बाद मशीन काम करना छोड़ देती है, तो लिमिटेड लाइफ है ये नहीं है इसकी। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन, क्या मैं इसे एक साल से ज्यादा यूज करूंगा, करा है और करूंगा भी आगे, यही सोच तो यही कहती है ना हमारी। चलो आगे चलते हैं, और क्या मैं इसे अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज देने में, अपने स्टूडेंटों को सर्विसेज देने में इस लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। चलो आइए ना, तो ये तीनों ये इस लैपटॉप के ऊपर तीनों कंडीशनें फिक्स हो गई नहीं हो गई, हो गई नहीं हो गई, तो क्या हो गई मेरे बेटे, ये डेप्रिशिएबल एसेट है। ऐसे तुम ये ले लो फर्नीचर, फर्नीचर देखो, पैनल देखो, फर्नीचर देखो, पैनल देखो, क्लियर ही नहीं है, बताओ, पैनल है, फर्नीचर है, बिजनेस में यूज कर रहे हैं, लिमिटेड लाइफ है, बोलो हाँ ये ना, और एक साल से ज्यादा यूज करेंगे। एसी को देख लो, हाँ ये ना, ये सब एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, देखो सामने मैंने एग्जाम्पल के लिखा है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये मशीनरीज वगैरह ही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब पता क्या होता है, जमीन नहीं, बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब है 4 पक्की दीवार, एक पक्की, 4 दीवार एक पक्की छत, ये बिल्डिंग मानी जाती है। बिल्डिंग वाले ये नहीं कि 3 10 15 20 माले, बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, 4 दीवार एक छत, ये बिल्डिंग है। क्लियर नहीं है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, आपको पता है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है इन दीवारों पे भी। बात क्लियर होगी नहीं होगी, क्या है यार, दीवारें खोखली हो गई, डेप्रिसिएशन ऑन द स्पॉट, कुछ जल्दी स्पीड से डेप्रिसिएशन पकड़ लिया, हाँ भाई लगा लिया हमने, हमने डेप्रिसिएशन लगा लिया अपने ऊपर। बात क्लियर हो गई, हाँ ये ना, तो बिल्डिंग, बात क्लियर हो गई, बिल्डिंग के ऊपर डैप लगता है, मतलब सरकार के अकॉर्डिंग इन बिल्डिंगों की जो लाइफ है 99 ईयर्स है, उसके बाद सरकार इन्हें डिमोलिश कर सकती है, या इन्हें कह सकते हैं कि इन्हें दोबारा से, इनकी चिनाई पिनाई मसाला हटवा के दोबारा से इन्हें दोबारा बनवाओ, ऐसा कह सकती है, मतलब इन्हें दोबारा से इन्हें मजबूती दो। क्लियर है, फर्नीचर मैंने बता दिया। लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड, देखो जमीन पे डैप नहीं है, देखो जमीन पर डैप नहीं होता, लेकिन लीज होल्ड जमीन पे डैप होता है। तो भाई लीज होल्ड लैंड क्या होती है, जरा बता दो हमको भी जरा। देखो एक्चुअली क्या होता है, सपोज मान के चलो
एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उज्जवल की कोई ज़मीन है, वो खाली पड़ी हुई है, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। अब उस ज़मीन को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कहा यार इस ज़मीन में मैं व्यापार कर लूँगा, तो मैंने उज्जवल को ये बोला, मैं कहा ये ज़मीन कुछ अभी तुम यूज़ करोगे? नहीं नहीं भाई ये पड़ी हुई है, पापा पे पैसे बहुत हैं तो पापा ने खरीद ली, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो मैंने कहा तो इसे किराए पे दोगे, 4 पैसे तुम भी कमा लोगे। भाई पापा से पूछ के बताऊंगा। इन्हें पापा से पूछ लिया, पापा ने बोला हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, इन्हें 20 लाख रुपए दे दिए और 10 साल के लिए ज़मीन ले ली, समझ गए? तो यानी कि उस ज़मीन का मैं मालिक बन गया, कितनी ईयर्स तक? 10 साल। अब बताओ 10 साल तक बनाना मतलब मेरे लिए उस ज़मीन का जो यूज़ है वो लिमिटेड है या नहीं है? है। क्योंकि उज्जवल के लिए वो ज़मीन उसके लिए वो जीवन भर के लिए मालिक है एक तरीके से, जब तक वो बेच नहीं देता। तो उस ज़मीन का जो यूज़ है वो उज्जवल के लिए तो अनलिमिटेड है, मतलब उज्जवल डेप नहीं लगाएगा। डेप कौन लगाएगा? मैं, क्योंकि मेरे लिए वो लैंड नहीं है, वो लीज होल्ड लैंड है। मैं 10 साल के लिए मालिक हूँ और 10 साल के लिए मैंने कितना पे करा है? 20 लाख। इनकी हर साल के लिए मैंने कितना पे कर दिया? 2 लाख रुपए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हर साल 2-2 लाख रुपए की वैल्यू कम होगी। तो 10 सालों में 20 लाख रुपए पूरे घट जाएंगे हमारे। तो यानी कि हमें 10 सालों में कई गुना कमाना है, जिससे हमें 20 लाख भी कवर कर ले। कॉस्ट आया या नहीं आया? जमीन पे डेप नहीं है, जमीन पे डेप नहीं है, लीज होल्ड लैंड पे डेप है। आया? नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। देखो अगर इसको समझने का तरीका मैं बताऊं, जो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है वो कौन सी होती है मेरे बेटा जी? वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होती है। बात क्लियर हो गई? जो डेप्रिशिएबल नहीं है वो कौन सी एसेट है? नॉन डेप्रिशिएबल। मतलब ऊपर 3 कंडीशनें थी, लिमिटेड लाइफ, यूज मोर देन 1 ईयर, यूज इन द बिजनेस, यही थी। दोबारा बोलो, लिमिटेड लाइफ, यूज मोर देन 1 ईयर, यूज इन द बिजनेस। सही बात है। इन 3 में से अगर एक भी कंडीशन टूट जाती है तो वो कहाँ आ जाती है? नॉन डेप्रिशिएबल की कैटेगरी में आ जाती है। आया या नहीं आया? जैसे जमीन, भाई जमीन क्या है? यूज इन द जमीन यूज इन द बिजनेस है, यूज मोर देन 1 ईयर है, लेकिन लिमिटेड लाइफ नहीं है जमीन की, अनलिमिटेड लाइफ है जमीन की। बोलो हाँ है ना? तो जमीन पे डेप नहीं लगेगा मेरे बेटा जी, क्लियर है ही नहीं है? अब देखो क्या लिखा है, फॉरेस्ट प्लांटेशन सिमिलर रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे खेत खलियान, याद कर लो, पेड़ पौधे खेत खलियान, तो इनके ऊपर डेप कभी नहीं लग सकता। जैसे मान के चलो कि प्रफुल्ल के गांव में प्रफुल्ल के पापा के आम के बगीचे हैं, क्लियर ही नहीं है? ये प्रफुल्ल का जब रिश्ता लेने जाएंगे ना लड़की वालों से, तो बोलेंगे हमारे ना 1000 आम के पेड़ हैं, 1000 आम के पेड़, क्लियर ही नहीं है? आए बोले ठेके पे चलते हैं, ठेके पे, ठीक है ना? अरे ठेके का मतलब वो मत समझ लेना, ठेका, ठेके का मतलब है इसमें भी ठेकेदारी होती है। अगर हालांकि मेरा कोई गांव नहीं है, मेरा तो शहरी शहर है, मेरा तो शहर और गांव गाजियाबाद ही है, ठीक है ना, कोई अपना पुराना गांव नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा एक सपना है बेसिकली, मैं भी किसी गांव में एक ज़मीन खरीदूं, इस समय ये कह सकूं कि मेरा भी गांव है बेसिकली। हाँ जी। अब क्या है, तो 1000 आम के पेड़ है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आम अपने जब उसका सीजन आ जाए तो आम दोबारा से उगते हैं, रीजनरेट करते हैं ना वो पौधे अपने आप को, मतलब वो पेड़ दोबारा आम उगाते हैं ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनके ऊपर डैप लगता है हर साल, ऐसा नहीं कर सकते। ये नेचुरल रिसोर्सेज है, क्लियर ही? आपने एक बार आम मतलब छोटे से पौधे को आम का पेड़ बना दिया, क्लियर ही नहीं है? फिर वो एक तरीके से उगाई कर रहे हैं आम की, ठीक है। आप ये समझ लो इनके ऊपर कभी डैप नहीं लगने वाला, पेड़ पौधे खेत खलिहानों पे, क्लियर ही नहीं है? फसल वगैरह पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मतलब अगर बारिश आ गई फसल बेकार, कोई डैप नहीं है, कि प्योर प्रॉफिट है, प्योर लॉस वाली कहानी है, डैप नहीं लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी वैल्यू इतनी घट रही है। जैसे ये आप ये कह सकते हो कि जो आम का पेड़ है इसकी ज़िंदगी 20 साल है, 20 साल में इसकी डेप्रिसिएशन लग जाएगा, नहीं कर सकता पैसा, कोई कैलकुलेशन मेजरमेंट नहीं है। आया? इसके अलग एएस बने हुए हैं वैसे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है ना, अलग एएस, अलग एएस में डीलिंग होती है, क्लियर है? अरे आया? दूसरा, ठीक है, दूसरा नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, मतलब जिसे हम वेस्टिंग एसेट कहते हैं। वेस्टिंग एसेट का मतलब क्या है कि अभी जैसे आप, कोई बच्चा स्कूटी से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, समझ लो ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे एक बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं, बुलेट राजा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बुलेट राजा के पीछे बुलेट राजा का दोस्त आता है प्रफुल्ल बैठ के, क्लियर ही नहीं है? अब तुम मुझे इतना बताओ, क्लियर है?
ऐसा तो नहीं होता ना कि प्रफुल्ल ऐसे उल्टा बैठ के आता है, ठीक है ना। तो पीछे तो वो बैठा हुआ है कौन, रोहन, चला रहा है बड़बड़ 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 बड़बड़, ठीक है ना। और जो वो है प्रफुल्ल, वो पन्नी लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना, ले पन्नी लेके बैठा हूँ उल्टा, ठीक है, ठीक है। और ऐसे जो बुलेट का साइलेंसर है ना, ठीक है, उसे पन्नी लगा रखी है। रोहन कह रहे क्या कर रहा है भाई, पेट्रोल बचा रहे हैं, जितना भी धुआं निकलेगा ना उसका पेट्रोल बना लेंगे। ऐसा होता है क्या, नहीं, वो तो वेस्टिंग होगी ना। बस ये मतलब आपने एक बार यूज कर लिया, खत्म, बोलो हाँ ये ना, तो इनके ऊपर टैप नहीं लग सकता। हेलो, अरे कहाँ था, अच्छा भैया मैं ये कह रहा था, वैसे तो वैसे फिर उसके बाद कॉल करूंगा। मैंने मेजे पकड़ा दिए, 100 रुपये पकड़ा दिए उन्हें वहां पर, ठीक है। हेलो, तो बाकी उनसे पूछ लियो, उनसे पूछ लियो। उन्होंने कुछ ना बताया, चाय पी रहे थे, कह रहे कुछ तो देके जाने पड़ेंगे, तो 100 रुपये देकर आ गया। पता नहीं, बुढ़े अंकल बैठे हुए थे, तोतला, हाँ तोतला फेरे थे। हाँ रिक्शा मैंने करी थी कल की और आज की, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बस बस बस, हाँ जी, चले 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 चले, ठीक है। तो नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, बात क्लियर हो गई। मतलब अगर आपके घर में, अगर कई बार लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर ना जो ऑयल्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, आए ना, तो वो क्या होते हैं, अगर वो स्टोर कर रखे हैं तो ऐसे नहीं कि रखे रखे डैप लगेगा उनके ऊपर। आप बाइक के ऊपर रखे रखे डैप लगा सकते हो, इनके ऊपर डैप नहीं लगा सकते, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज है। अब ये देख लो, कि जो पेड़ पौधे खेत खले सभी नेचुरल रिसोर्स है मेरे बेटा जी, आए ना, हम सिर्फ इसमें फिल्टरिंग लगा रहे हैं, क्लियर है नहीं है, बाकी कुदरत की देनी है। कुदरत की दी चीजों पे क्या होगा, डैप नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे लाइव स्टॉक, लैंड, लैंड तो मैंने बताया, लाइव स्टॉक, कुत्ता बिल्ली सांड बिजार, कुत्ता बिल्ली, दीदी तुम्हारा हंसने का मन है तुम हंस सकती हो, ठीक है। बहुत देर से रोक के बैठी हुई थी। ऐसे नहीं हंसते बेटा, ऐसे नहीं हंसते। थोड़ा दांत दिखाओ। अब अभी तुमने पूजा कैसे देखी है, बहुत गंदा हंसती है। हाँ जी, बात क्लियर हो गई। और एक पता है, एक लड़की तो ऐसी थी, एक लड़की तो ऐसी थी, मतलब खैर वो तो बहुत सीनियर तुम्हारी, 12-13 साल पुरानी स्टूडेंट थी मेरी, ठीक है। तो शादी वादी सब हो गई, बच्चा बच्चा था बेसिकली। वो तो जब हंसती थी ना हिचकी आती थी। सीरियसली, बहुत ही अलग हंसी थी उसकी, मतलब जब वो हंसती थी दुनिया क्या कर रही है, हंसते 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 थे, हिचकियां लेती थी, केड़ी केड़ी वो भी, क्लियर है। तो लाइव स्टॉक, मतलब मजाक नहीं कर रहा, मैं बातें बना नहीं रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में, बेटा गल्ले पे बैठा हूँ। चलो, तो लाइव स्टॉक, तो कुत्ता बिल्ली 60,000 रुपये टैप लगता है। जैसे लोग क्या करते हैं, कई लोग पेट का व्यापार करते हैं ना, जैसे पेट में ज्यादातर लोग कुत्ता और बिल्ली पे, अब बिल्ली का ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे इंडिया में भी, बाहर तो बहुत पहले से है, इंडिया में बिल्ली पालने का ट्रेंड आ रहा है, कुत्ते पालने का ट्रेंड भी है, चल रहा है, वो तो बिल्ली का भी ट्रेंड आ रहा है, क्लियर ही नहीं है। और लोग आजकल तो चूहे मुहे, वाइट चूहे खरगोश सब पाल रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये जो पेट का व्यापार करते हैं, इन इनके पास जो इनके स्टोर में पड़ा रहता है, मतलब जो भी कुत्ते पड़े रहते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसे कहते क्या है, इस जगह का एक नाम होता है कहने का, है ना, वो मैं भूल गया, खैर। तो जैसे इनके ऊपर कभी डैप नहीं लगता, क्लियर ही नहीं है, हाँ सही बात है, और बंद नहीं कर रहे अभी भी। हाँ जी, जैसे कई लोग डेयरी का व्यापार करते हैं, डेयरी में मतलब वो गाय और भैंस पाल रखी होती है उन्होंने,
तो उनके ऊपर डैप लगाते हैं, क्लियर, मतलब उनके ऊपर डैप नहीं, मतलब उनके जैसे यूज़ करते हैं, दूध वगैरह बेचते हैं उनसे, ठीक है, तो उसके ऊपर कभी डैप नहीं लगता, क्लियर ही नहीं है। हाँ या ना? जैसे अगर मान के चलो कोई भैंस मर गई किसी बीमारी से, तो कभी किसी को तुमने ये कहते सुना है, रुमालो तेरे पे तो 100% का डैप लग गया, ऐसा कभी सुना है? जैसे भैंस का नाम रुमालो था, है? कभी सुना है? मैंने कभी तुमने सुना हो कि जैसे मैंने पूछ लिया किसी भाई क्या हुआ, कुछ नहीं, बस 100% का डैप लग गया उसके ऊपर, टपक गई, है ना? कभी नहीं होता, मतलब कभी भी इनके ऊपर डैप नहीं लग सकता। गुडविल के ऊपर पहली बात तो देखो, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर डैप लगता है, बट डेप्रिसिएशन कह के डैप नहीं लगता, अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। गुडविल, पेटेंट, है ना, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ब्लू मार्क्स, क्लियर ही नहीं है, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट है, इनके ऊपर डैप कह के डैप नहीं लगता, डैप लगता है किसी और तरीके से, और नाम से। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? हाँ ये ना, इसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? डेप्रिसिएशन कहते हैं, सॉरी, डेप्रिसिएशन मतलब गुडविल कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है, बट डेप का दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन, ये मान के चलो। आया? पता क्या, एक्सपेंडिचर और R&D, इन पे कभी भी आप डैप नहीं लगा सकते। देखो मैं ना आपको मतलब बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट कर सकता हूँ R&D का खर्चा क्या होता है। R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब कई बार क्या होता है, कई चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि देखो नॉलेज का मतलब क्या है कि बिल्कुल पक्की राय, नॉलेज का मतलब क्या है कि मतलब एक तरीके ये ज्ञान है और ये सही एक सटीक ज्ञान है, और इस ज्ञान के बेस पे लिया हुआ ये डिसीजन बिल्कुल सटीक सही बैठेगा, वो नॉलेज है। लेकिन एक होता है कि एक ऐसा ज्ञान जिसके ऊपर तुम अभी विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं आ रहा, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से वो रिसर्च है, एक तरीके से तुम्हारी R&D, वो रिसर्च एक पक्का ज्ञान बनेगा, वो बात की बातें हैं, बन भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी क्या ये पैनल है, इस पैनल का ये हमें लगाना है कैमरा, समझ गए? बात क्लियर हो गई? अब कैमरे के ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल है, हम देख के कई बार आ चुके हैं कैमरे वगैरह, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब जैसे हमने कई क्लासरूम्स देखे हैं, हमारे जानकारों ने जो क्लासरूम ऐसे बना रखे हैं, क्लियर, बड़े बड़े क्लासरूम जो बने हुए हैं, तो उसमें उन्होंने जैसे सोनी का या पैनासोनिक का कैमरा लगा रखा है, बिल्कुल वही वाला कैमरा लगा रखा है जो शादी ब्याहों में यूज होता है, इतने बड़े आते हैं नॉर्मली, बहुत बड़े वाले नहीं, ठीक है ना, इतने नॉर्मल जो होते हैं, ठीक है ना, वो लगा रखे हैं पैनासोनिक, वो 1.5-2 लाख रुपए के आते हैं, 1 लाख तक शुरुआत हो जाती है, बात क्लियर हो गई? बट उसके अंदर अगेन बहुत सारा क्या है, मतलब एक तरीके से फंक्शनिंग बहुत है, ये करो वो करो वो करो ये करो, ब्लर ब्लर, जैसे DSLR के अंदर होता है बहुत फंक्शनिंग होती है ना, और जिसको नॉलेज है उस फंक्शनिंग की वो अच्छे से यूज कर लेगा, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर, हाँ है ना? बस कैमरा है हाथ में, कैमरा तो मोबाइल के अंदर भी है, तो मोबाइल का ही यूज कर ले, कम फंक्शनिंग ही लगेगी, समझ गए मेरी बातों को? अब हम वो कैमरा नहीं लगाना चाहते, सपोज मैं R&D बता रहा हूँ आपको, हम वो कैमरा नहीं लगाना चाहते, कि लगा तो लो, रुपए तो खर्च कर दो, लेकिन उस चीज़ का उस तरीके से अगर अच्छे से यूज ना हो तो क्या फायदा? IT अनलेस हमें करना क्या है, क्लासेस तो देनी है, एक अच्छा कैमरा ही तो चाहिए हमें, एक अच्छा ऑटो फोकस कर ले कैमरा, हाँ या ना? दूसरा ऑप्शन निकाला, PTZ कैमरे आते हैं। अब PTZ कैमरे क्या होते हैं मेरे बेटा जी? एक तरीके से बिग बॉस वाले कैमरे, समझ गए? भाई बिग बॉस के अंदर कोई ऐसे कैमरे लेके थोड़ी ना घूम रहा है, और उन्होंने, आपने वहां पे देखे होंगे तो कैमरे दिखे होंगे तुम्हें, इतने बड़े बड़े कैमरे घूमते रहते हैं फोकस के अकॉर्डिंग, है ना, वो PTZ कैमरे होते हैं। आजकल ये कैमरों का बड़ा फैशन आ रहा है, समझ रहे हो, लोग बहुत लगवा रहे हैं, और मतलब बात तो जैसे सरकार जो लगाती है वो PTZ ही लगाती है, अगर मतलब आउट ऑफ इंडिया तो PTZ ही लगा हुआ है, मतलब बाहर की कंट्रियों में, क्योंकि तभी तो इतनी क्लियर फोटो ले लेते हैं, वो इतना क्लियर नंबर प्लेट आ जाती है, समझ रहे हो? इंडिया में तो अभी भी कई जगह वो इतने लंबे लंबे CCTV लगा रखे हैं उन्होंने, सड़कों पे चौराहों पे, लेकिन आने वाले समय में इंडिया के अंदर PTZ ही लगेगा, तभी चालान कटेंगे तगड़े तगड़े, बिल्कुल बहुत तगड़ा फोकस लेते हैं वो, समझ रहे हो, दूर से ही फोटो खींच लेंगे, इतने तगड़े हैं वो कैमरे, ठीक है, 2-2 किलोमीटर तक के लगा लो हिसाब अब, बस, अरे बहुत तगड़ा फोकस है उनका, हमने देखा है ना, हमने तो खुद देखे हैं वो कैमरे, अब लेके गए कैमरे को, अब वो फोकस है, आप समझ रहे हैं? अब इतना जाना आना, बीच में खाना पीना, खर्चा तो हो रहा है ना, जबकि अभी ये प्रूफ नहीं है कि हम कैमरा क्या लाने वाले हैं,
आए ना, और जो लाएंगे वो हमारे लिए वो सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, समझ लो ना। ये क्या है, एक अधूरा ज्ञान है, ये अभी ज्ञान ऐसा है जो पक्का नहीं हुआ है। बीच में ऑप्शन आया, चलो यार एक काम करते हैं, अपने डीएसएलआर जो हम पे है पहले से उसको यूज करके देखते हैं, समझ गए, लगाया भी डीएसएलआर को, काम भी करा वो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अब लगा कि डीएसएलआर के अंदर क्या होता है, बैटरी बैकअप का ऑप्शन होता है यार, आए ना, तो वो तो बैटरी के अकॉर्डिंग ही कर सकता है काम बेसिकली, है ना। तो वो बैटरी खत्म हो जाएगी तो डीएसएलआर खत्म, तो फिर उसे परमानेंट बिजली मतलब परमानेंट बैटरी कैसे लाएंगे, तो डमी बैटरी का ऑप्शन निकाला, R&D, डमी बैटरी का ऑप्शन निकाला। डमी बैटरी जो है ऑनलाइन देखी तो 8,000 रुपये की थी, अब कैसे करें, और जिसमें नॉन रिफंड था, कोई रिफंड ही नहीं होगा, 8,000 रुपये गए तो गए, समझ गए। तो क्या हुआ, चल भैया पता कर पता कर पता कर, तो दिल्ली मिलते, दिल्ली में चले गए, वहाँ मिल गई डमी बैटरी 1,500 रुपये की, 2,500 रुपये की, ये 8,000 की चीज़ 2,500 मिल गई, समझ गए। दिल्ली से लिया है, लगाया डमी बैटरी 2,500 और बहुत 2-4 सामान लेकर आए, 5,000 का खर्चा करके आ गए, खर्चा कर दिया हमने वहाँ पर, स्टिल डीएसएलआर ने वो चीज़ हमें नहीं दी जो उसे देनी जो हमें चाहिए बेसिकली, आप समझ गए, खर्चा तो फिर भी हो गया ना, बोलो हाँ, ना, ये सब R&D का एक्सप्रेस कहलाता है, आया। और ये तो बहुत छोटे लेवल, मैंने अपना अपना एग्जांपल दिया तुमको कि R&D कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ये बहुत तगड़ा रिसर्च करती हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे रिसर्चिंग चलती है, तब जाके मार्केट को समझते हैं, मार्केट को जानते हैं, और मार्केट को जान के अपने प्रोडक्ट को लाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा, समझे मेरी बात होगा, मार्केट के ट्रेंड को पकड़ते हैं वो, और वो इस पर बहुत खर्चा करते हैं, तो ये सारा खर्चा अगर उनका प्रोडक्ट चल गया सारा वसूल हो जाता है, तो वो खर्चा भी बर्बाद हो जाता है, समझ गए, ये मैंने बताया, क्लियर है, इन पे कभी डैप नहीं लगता, आया आया। आप इसे एसेट नहीं कह सकते, ये खर्चा मांग के खत्म ही कर देते हैं। तो बेटा मैंने क्या बताया कुल मिलाकर, ये मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में, किसके बारे में मेरे बेटे जी, डेप्रिशिएबल एसेट, आया। तो बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाना, यूसेज, इफेक्ट्स ऑफ टाइम, एक्सीडेंट या ऑब्सोलेसेंस की वजह से वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन नाउ अब हमें बातें किसकी करनी है मेरे बेटे जी, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की बातें करनी है, आओ जरा बातें करें। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मीन्स एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब है बांट देना, एलोकेशन का मतलब है बांट देना, एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, बोलो एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, इसके बारे में बता चुका ना तुम्हें, डेप्रिशिएबल एसेट्स ओवर ए यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बात क्लियर हो गई, बोलिए हाँ या ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मीन्स एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना डेप्रिशिएबल एसेट की उसकी लाइफ में इन ए सिस्टमेटिक मैनर, आओ इसे एक बार में बोलते हैं, सही तरीके से डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी लाइफ में एलोकेट कर देना, बांट देना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कहलाती है, बात क्लियर हो गई। अब देखो ये तुमको ना पढ़ के समझ में नहीं आएगा, एक एक मीनिंग पकड़ते हैं, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में, आओ अब मैं तुम्हें किसके बारे में बताता हूँ, डेप्रिशिएबल अमाउंट के बारे में, आ जाओ, तुम्हारे आगे मैंने बातें लिखी हुई हैं, आपको नजर आ रहा होगा, मैंने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करा हुआ है, क्या ऑलरेडी हाईलाइटेड है, क्या मेरे बेटे जी, फटाफट बोलो, डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्लियर है मेरी बात। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, पढ़ो जरा, यहाँ पे लिखा है मैंने एरो बना के, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, पूरी टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट, एसेट की पूरी जिंदगी का जो डेप होता है ना, एसेट की पूरी जिंदगी का जो डेप होता है वो डेप्रिशिएबल अमाउंट कहलाता है, क्या कहलाता है। अब इसको समझने के लिए तुम्हें दो बातें समझनी पड़ेंगी, एक तो तुम्हें समझना पड़ेगा किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में, और दूसरा तुम्हें समझना पड़ेगा किसके बारे में, स्क्रैप वैल्यू के बारे में, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ ये ना। अब सवाल आता है कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इधर देखो पहले कॉस्ट समझते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट कितनी ले रखी है यहाँ पर 1,00,000, अभी फिलहाल इसको रहने देते 1,00,000 को छोड़ो, पहले कॉस्ट का मीनिंग समझो, कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, क्या होता है मेरे बेटे जी, ओरिजिनल कॉस्ट, आप इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो मेरे बेटे जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जोर से बोले क्या कह सकते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्लियर ही नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट, आप इसे ये भी कह सकते हो, आप बात समझना, क्लियर है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है उसको बाहर में जान दो, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी, लेकिन मैं अपने एग्जांपल से प्रूफ कर दूंगा सारी बातें, परचेज प्राइस प्लस ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब कोई भी टैक्स लगाए
बस बीच में क्या क्या लिखा है, इग्नोर रिफंडेबल टैक्स। रिफंडेबल टैक्स को इग्नोर कर देना, क्यों बताऊंगा बाद में। कोई डिस्काउंट मिला माइनस कर दो, प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरेज फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, इरेक्शन एक्सपेंस एंड एनी एक्सपेंस विच मेक्स एसेट रेडी टू यूज। बात करोगे ना हुई, विच मेक एसेट, ये बड़ा कीमती शब्द है रेडी टू यूज वाला। अब एक काम करते हैं, लपड़ झपड़ तो मैंने लिख दी ना, लपड़ झपड़ मैंने लिख दी है, अब लपड़ झपड़ को छोड़ो, चीजों को समझना, क्लियर ही नहीं है। जैसे कि मान के चलो पलक वो कलश, तुम्हारे घर में एसी है? नहीं है, नहीं है, कूलर है ना, ठीक है। अब मान के चलो दीदी के घर में एसी नहीं है, अब मान लो कि, और कूलर ही मान के चलो पुराना है, कूलर ही मान के चलो पुराना है। अब पापा को लगा यार कूलर बहुत पुराना हो चुका है, अभी इसे बेच देते, कबाड़ में नया कूलर लाते हैं, क्लियर ही नहीं है। दो एग्जाम्पल दूंगा एक ही कहानी के अंदर, सुनना। पापा को लगा नया कूलर लेकर आते हैं, ठीक है, बढ़िया वाला एकदम कंपनी वाला, जिसके अंदर जो वाली घास लगी होती है 3-4 साल वाली, समझ गए, वाला लेकर आते हैं कूलर, ठीक है। पापा गए, क्लियर नहीं है, पलक बड़ी खुश थी, फिर पलक कलश बड़ी खुश थी, कूलर आ रहा है, कूलर आ रहा है, तो कूलर आ रहा है, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है, ठीक है। अब कलश जो थी कूलर जैसे आ रहा था, बढ़िया वाला कंपनी वाला, सिम्फनी कंपनी का आ रहा था, ठीक है, तो पानी लेके खड़ी हो गई, ठीक है ना। वो पाइप थोड़ा लंबा था, लंबा वाला पाइप, छोटा पाइप था इनके पास, तो पानी लेके खड़ी हो गई बाल्टी, ठीक है ना। जैसे कूलर आया, जैसे एक बाल्टी फिर गई, फिर एक बाल्टी, फिर एक बाल्टी, 4 बाल्टी में कूलर भर दिया, 50 लीटर पानी, क्लियर ही नहीं है, ठीक है, भर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या करा, नहीं नहीं नहीं, हाँ, पंखा नहीं चलाया, उसका पंप चलाया, पंप यानी पानी जो, ठीक है, जो घास गीली करता है, ठीक है। प्लग करा, ऑन करा, और 2 बटन थे, एक फैन का और एक पंप का, फैन वाला इसने करा ऑफ, पंप वाला करा इसने ऑन, और पंप 10 मिनट तक इसने सिर्फ क्या होने दिया, पैड को गीला होने दिया। और आज लोग शाड़े भी बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो मैं देखूँ, मुझे पता नहीं आज के जमाने में होता नहीं होता, लेकिन जो बाहर जाली से भी गीला करते हैं लोग, ठीक है ना। अब जिनके पास क्या कहते हैं पाइप होता है, पाइप से गीला कर देते हैं, और अदरवाइज क्या करते हैं, वो पग्घिया भर के ऐसे लगा देते हैं वहाँ, थोड़ा सा, पता ही नहीं पता, ऐसा जाली की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अब वो गीला हो गया मामला, अब जैसे ही गीला हुआ इसे लगा अब अच्छे से गीला हो चुके पैड, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ है ना, ठीक है। और इसने क्या करा, ऑन करा, फिर किसे, फैन को, और जैसे फैन को ऑन करा तो कैसी हवा आएगी, ठंडी ठंडी, है ना। इतनी मेहनत, सही बता के चल रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद जब वो शख्स जिसे मेहनत करी है वो कूलर के आगे खड़ा ना हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। वो कूलर के आगे खड़ा होगा, और अगर लड़का हुआ तो वो तो ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ब्लोच की तरह, ऐसे करता हुआ आवाज ही निकालेगा अलग अलग तरीके की। बात क्लियर हो गई, हाँ ये ना, क्लियर मेरी बात। अगर उज्जवल के ऊपर एग्जाम्पल देता नहीं वाला, कुछ भी, मेरे घर में ऐसी है, चलो आगे चले। अब क्या हुआ मेरे, सुने, अब मान के चलो कूलर पड़ा 15,000 रुपए का, और मान के चलो 500 रुपए का पापा ने भाड़ा पे करा लाने वाले का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितने का पड़ा वो मामला, 15,000 का पड़ा, 15,500 का पड़ा, 15,500 का पड़ा, क्लियर ही नहीं है। अगर वो 500 रुपये पापा खर्च नहीं करते तो कूलर दुकान से घर तक आ पाता, नहीं आ पाता, तो पापा को पे करने पड़े। यानी कि अगर दुकान से आ ही नहीं पाता तो तुम यूज कर पाते, नहीं कर पाते उस कूलर को यूज, बोलो आई है ना, क्या मेरी बात क्लियर हुई है नहीं हुई। तो यानी कि आप देखो रेडी टू यूज, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट को तुम्हारे लिए यूज होने लायक बना रहा है, तो वो क्या है तुम्हारे लिए मेरे बेटे जी, उसके वो खर्चा उसी में ऐड कर दिया जाता है, एसेट में ऐड कर दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल एसी के ऊपर लेते हैं, सपोज मान के चलो जून का महीना आया, पापा को लगा यार कूलर तो गलत लिया है, कलश में इस बार तो गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी लगवाएंगे, तो कूल मतलब कलश पागल एसी लग रहा है मेरे घर में, भाई साहब बिल्कुल ही बावली हो गई, एसी एसी एसी, हमारे अच्छे दिन आ गए हो, ठीक है ना, क्लियर ही नहीं है। लेकिन क्या है ना, जब घर में पहला एसी आ रहा होता है ना, तो इंसान ना समझ बहुत ज्यादा होता है, मेरी तरह। मेरे घर में पहला एसी लगा था ना, मैं बड़ा ना समझ, ठीक है, मतलब मेरे को लगा था एसी लगेगा ठंडी ठंडी हवा देगा, ठीक है। जो चीजें, जो एक्सपेक्टेशन मैंने अपने घर के पहले एसी से करी थी ना, वो एक्सपेक्टेशन उसने कभी पूरी ही नहीं करी,
ठीक है, मैंने खरीदा अपने स्टूडेंट की दुकान से था, वो डिस्ट्रीब्यूटर था यूपी का, हायर कंपनी, उन्होंने वो एजेंसी छोड़ दी थी कि बहुत शिकायतें आ रही थी उसके पास, छोड़ दी थी। लेकिन शिकायत आने से पहले मैं खरीद चुका था कि मेरे को डीलर रेट में मिलेगा मेरे को, मार्केट रेट में तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट। ठीक है, अब मैंने खरीद लिया एसी। अब जैसे एग्जांपल मान के, अब कलश के घर में एसी आ गया, क्या कलश, कलश बड़ी खुश कि ताना ताना दिन की एसी आ रहा है, कि ताना ताना दिन की एसी आ रहा है। अब जैसे एसी आया, इतने इतने देखा, दो स्पीड एसी आया तो दो डब्बे आते हैं स्पीड एसी में, एक तो उसका इनर होता है जो वॉल पे लगता है, एक तो आउटर होता है जो टंगता है बाहर, जो गर्म हवा निकालता है। ठीक है, अब ना समझ लड़की क्या करे, ठीक है ना, पापा एक मांगा था दो लिया है पापा देखो एक तो कूलर भी लिया तुम दोबारा, पंखा लगा हुआ है इसमें, कूलर तो था हम पे पापा, अब इसमें पानी भरना क्या अब बात क्लियर हो गई। ठीक है, ना समझ लड़की, पहली बार खुशियां मिली है ऐसी। ठीक है, इससे मैं जानबूझ के बच्चा पापा करता हूँ, इसके घर में ऐसी ना हो उसके ऊपर एग्जाम्पल सेट बड़ा अच्छा बैठता है। ठीक है, पापा कहते तू चुप हो जा, तू चुप ही बोली, ठीक है ना, बेइज्जती मत कर एटलीस्ट इस एसी की, कमाई तो कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसे क्या तो पापा एसी क्या है, पापा ने बोल दिया ये छोटा वाला जो एसी है। इनने क्या करा, एसी का डब्बा फाड़ा, थर्माकोल निकाले, ट्रर करके एसी को बाहर निकाला, इतना प्लग ऑलरेडी लटका हुआ होता है, इनने क्या करा, जाते प्लग बाड़ा उसमें स्विच में, और हवा तो ना आ रही पापा, गरम गरम सी लग रही है पापा। हाँ आवाज आ रही है तेरे को मेरी, हाँ कलश की मम्मी, इसको कमरे में बंद कर, अंदर लगे जैसे इंजी। ठीक है, ये तो चलो एग्जाम्पल हुआ ना, ना समझ लड़की, नादान लड़की, पता नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, इंजीनियर आया अगले दिन। ठीक है, अब मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कलश के पापा की पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पर मेरी पोजीशन थी एक टाइम समय पे। ठीक है, जब इंजीनियर मेरे घर पे आया था एसी लगाने के लिए, ठीक है, भाई साहब तो तोड़ गए थे मेरे, मेरे को लगा था ठीक है ब्री का काम होएगा। ठीक है, जैसे एक कूलर को लगाते हैं ऐसी एसी लग गया, बात खत्म, खत्म। वो कहता, अब मैं तो सोच के बैठ रहा था, क्योंकि मैंने तो यही देखा है दुनिया अपने आउटर कहाँ लगवाती है, छतों पे लगवाती है, तो मेरे दिमाग में तो वही था कि छत पे लगवाना है आउटर, मेरे को थोड़ा पता था इतनी लंबी पाइप जाता है, समझ रहे हो, ये पाइप एसी का इतना छत तक जा रहा है, ये तो मैंने यहाँ लगवाया है जैसे छत तक जा रहा है, अभी कितना लंबा पाइप है, समझ रहे हो। अब ये जो, अगर मैं अब इस कमरे के इंस्टॉलेशन की बात करूंगा तो ये पाइप मिलाकर सब कुछ इसमें लगा, ये सिर्फ ये, उसको छोड़ दो 10,000 रुपये लग गए, समझ गए। अब सोचो, मतलब एसी जो पड़ रहा है वो तो अलग, और उसकी इंस्टॉलेशन जितनी लंबी लोगे तुम, उतना खर्चा तुम्हारा बढ़ेगा। तो अब कंपनी जो डब्बे में देती है वो 1 मीटर देती है, 1 मीटर क्या होता है कि तुमने यहाँ एसी लगवाना है, इसकी पीछे वाली वॉल तक का ही ले लो बस। समझ गए, कंपनी ये देती है कि आप इसमें मतलब वॉल, एक वॉल के एक कमरे के अंदर दो और कमरे के बाहर वाले वॉल पर आउट में जा रहा हो तुम्हारा, जैसे बाहर वाले कमरे का है। ठीक है, कमरे से मैंने कहा भैया छत पे ले जाना, भैया अगर इंजीनियर कहता है छत पे लेके जाओगे तो सर एक तो एक्स्ट्रा चार्ज है हमारे भी, ठीक है ना, इंस्टॉलेशन की हम तो इसको करेंगे तो फ्री में कर देंगे, उसके अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक कॉपर वायर और लंबी लगी, लगा लो जहाँ तक लेके जाना है वहां तक ले जाएंगे, ठीक है, इतने रुपए की आएगी हम ला देंगे। तब तक तब तक तो ना समझी थी, अब तो मुझे मार्केट पता है इनका, पहले तो मुझे कुछ मार्केट भी नहीं पता था इनका। ठीक है, अब हिसाब बड़ा अजीब सा था भाई साहब, क्या करे क्या ना करे। मैंने कहा तो दूसरे था, हम आपको राय देते हैं आप एक काम करो दीवार टुटवा दें, यहाँ दीवार में हम छेद करेंगे, इधर की तरफ ये उधर की तरफ वो, समझ गए।
इतने में काम हो जाएगा। मैं कहता ये कर दूँ भाई, ठीक है, लेकिन सर ऐसा है दीवार पे टंगेगा तो ये ब्रैकेट भी तो चाहिए। हाँ देखो ना, कंपनी ने दिए होंगे डब्बे में, समझ गए। अब ये मान लेना जो कन्वर्सेशन मेरी चल रही है कलश के पापा की भी वही चल रही है, ठीक है। नहीं सर कंपनी ये नहीं दी, तो आपको लाने हैं। कितने के? हम ला देंगे 250। लगाओ, समझ गए। तो वो हो गया। मैंने कहा सर ये ड्रेनिंग पाइप ऐसे लटका के छोड़ो, इतना दिया है कंपनी ने। महंगा नहीं महंगा, पानी पानी हो जाएगा यार। तो यहाँ लेके जाओ सर, पाइप फिर और लगेगा। महंगे डब्बे में नहीं, कंपनी इतना ही देती। महंगा तो आपको लाना। मैंने कहा भैया लिया, कितने का है? हम ला देंगे 200। आप रुपए गिनते रहना, मैं सही बोल रहा हूँ। 200 250 हो गए, 7 किलो हो गए, आए ना। चलो काम की चला गया। मैं कहा चला दे, हवा तो ले लूँ। सर वो आपके ना कनेक्शन नहीं है पावर वाला, का मतलब सर इसकी तार होती है, वायर आती है, वायर। वो अंदर आपके ना, मतलब आपके मकान में ना अंदर पावर वाले पॉइंट नहीं बने हुए हैं, नॉर्मल पॉइंट है। का मतलब सर पावर से चलेगा, पावर से। मैं कहा तो चलाओ। नहीं वो काम हम नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? बिजली वाला। मैं कहा, वो कौन लाएगा? मैं कहा, आ ओ भाई साहब, मेरे तो उड़ गए थे एसी लगवाने में। जिंदगी में पहली बार लगवा रहा था एसी। पिताजी तो हमेशा कूलर में रहे, तो जिंदगी में पहले एसी अपने घर में मैंने खरीदा था। चल अब हुआ क्या? हाँ, मैंने अपनी स्टूडियो को कॉल करी, मैंने बोला मैं क्या पावर पावर चिल्ला रहा है। भैया तुम चिंता मत करो, मैं भेज दूंगा, 2,000 रुपये दे देना बस उसको। मैं क्या कह रहा? कह रहा माल के साथ आएगा, 2,000 रुपये दे देना उसे। नहीं नहीं, 2,000 रुपये दे देना बस, हाँ स्टोर में 2,000 रुपये दे देना, तो बाकी माल वाल अलग से। वो आ गया, 2,000 रुपये लगे। और ये वो पूरा वो जो मीटर से तार निकालते हैं और पॉइंट बनाते हैं ना उसका, एमसी वाले जैसे ये बना हुआ है, ऐसा बना दे भाई। 700 रुपये का तो सामान आया, 2,000 रुपये लेबर ले गया, 27 रुपये हो गए। समझ गए। वो भी गया। मैंने कहा चला नहीं है भैया, ऐसा है डायरेक्ट चलाओगे या स्टेबलाइजर भी लगवाओगे? मैंने कहा दुनिया कैसे चलाती भैया? दुनिया तो स्टेबलाइजर से चलाती, क्योंकि बिजली फ्लक्चुएट करते बेकार हो जाएगा ये, स्टेबलाइजर तो जरूर लगाओ। राहुल स्टेबलाइजर आया नहीं इस समय तुम्हारे पास? नहीं, मैं भिजवाता हूँ। मैं कितने का? 5,000। मैं तो थोड़े 5,000 का स्टेबलाइजर आ गया, बिजली वाला। आप समझ पा रहे मेरी बात? और वो एसी मुझे पड़ा था 27,000 का, समझ गए। 27 प्लस 5 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 27 तो जोड़ दिए थे हमने, नहीं जोड़े थे ना, तो लगा लो 27। अच्छा हाँ हाँ हाँ, 27,000 प्लस 2700, 250, 200 और एक भूल रहे हम, 5,000 में स्टेबलाइजर। तो ऐसे मुझे कितने का पड़ा? 27 का नहीं पड़ा, 35,150 का पड़ा। क्लियर नहीं है? और इसमें से अगर मैं एक भी खर्चा ना करता तो मैं उस एसी को यूज नहीं कर पाता। सही बात है, ये नहीं है? आई बस भी नहीं आई। तो ये रेडी टू यूज करने वाले खर्चे जो मेरे लिए एसेट को यूज होने लायक बनाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई बस में नहीं आई? क्लियर है? आया? ऐसा हर जगह होता है बेटा जी। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परचेज प्राइस, जितनी की एसेट पड़ रही है, अगर डिस्काउंट मिला माइनस कर दो। अगर उस एसेट के ऊपर तुम टैक्सेस वगैरह पे करो तो ऐड कर देना। लेकिन अगर कोई ऐसा टैक्स है जो रिफंड हो जाएगा, क्योंकि वो रिफंड हो जाएगा, इनकी वो तुम्हारी कॉस्ट नहीं बनेगा,
तो उसे ऐड मत करना। बात क्लियर हो गई। प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरी ले जाने का किराया भाड़ा, इंस्टॉल करने का भाड़ा और कोई भी खर्चा जो रेडी टू यूज तक का खर्चा है आया, वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगा। आया या नहीं आया? मैंने अपने एग्जाम्पल में कॉस्ट कितना ले लिया, 1 लाख आया। आगे चलते हैं। मैंने एसेट की लाइफ मानी 5 साल, 1 2 3 4 और 5, क्लियर ही नहीं है। 5 साल बाद की एक वैल्यू होती है विच इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। देखो स्क्रैप वैल्यू को क्या क्या कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, बची हुई वैल्यू, कबाड़े की वैल्यू, सेलेबल वैल्यू, मतलब वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। क्लियर ही है कि एसेट की लाइफ खत्म जब हो जाएगी, जैसे 5 साल की लाइफ मानी है, तो 5 साल जब खत्म हो जाएंगे तो 5 साल बाद ये एसेट कितने की बिक जाएगी, क्या वैल्यू होगी, क्या कबाड़े का भाव होगा, उसे हम क्या कहेंगे मेरे बेटे जी, रेसिडुअल वैल्यू कहेंगे, सॉल्वेज वैल्यू कहेंगे, कबाड़े की वैल्यू कहेंगे। आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ आया। अब वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ, देखो देखो एक चीज बता देता हूँ, और यहाँ पे 3 बातें हमने पकड़ ली है कुल मिलाकर। क्या क्या पकड़ लिया है, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू मैंने 10 मानी हुई है, और क्या पकड़ी है बेटा, फटाफट देखो हमने क्या पकड़ा है बेटा, लाइफ। क्लियर ही नहीं है, लाइफ 5 साल मानी है। देखो यानी कि ये जो 3 चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, इन्हें हम बोलते हैं क्या मेरे बेटा, फटाफट बोलो, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। बोलो कौन से, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, मतलब 3 फैक्टर बड़े मेन है। अगर ये फैक्टर नहीं होंगे तो आप डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं, क्योंकि 3 फैक्टर आ गए हमारे, कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, ये 3 फैक्टर हैं। ये तीनों होने बहुत ज्यादा जरूरी है। कि कॉस्ट में, लाइफ में, स्क्रैप वैल्यू में अगर कोई भी चीज मिसिंग होगी तो यू कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अच्छा एक सवाल बनता तो है यहाँ पर, क्या बनता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही क्यों है? बिना कैलकुलेट करे नहीं काम होगा क्या? नहीं होगा। पहली बात ये समझ लो, बिल्कुल काम नहीं होगा बिना कैलकुलेट करे। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी, मैंडेटरी है। आया या नहीं आया सही में? बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन अगर मैं तुमसे बात पूछूं कि बेटा मान लो, तुम अपने ऊपर एग्जांपल लो कि तुमने स्कूटी खरीदी, कितनी खरीदी, कितने की खरीदी, बता पाओगे? बता तो पाओगे, 1 लाख की, 1.5 लाख की, बोलो हाँ या ना। जैसे मैंने पूछा बुलेट वाले से कि बुलेट कितनी खरीदी, बोला ना 2.5 लाख की खरीदी, तो बता देना उन्हें कि उसे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 2.5 लाख। आया या नहीं आया? लेकिन अगर मैं इस बुलेट राजा से पूछूं कि बेटा तू इस बुलेट को कितनी, तेरे लिए यूजफुल लाइफ क्या है, मतलब कितने समय तक, कितने सालों तक तू इस बुलेट को चलाएगा, यूज करेगा, बता पाएगा? बता पाओगे? अप्रोक्स बता पाएगा ना, एक्चुअल तो नहीं है ना। यानी कि अप्रोक्स का मतलब क्या है, ये नॉर्मली क्या करेगा, एक अनुमानित बताएगा, एस्टिमेशन करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और वैसे ये बोल ही रहा है, अनुमान भी नहीं लगा पाएगा। अनुमान लगाने के लिए कई सारे आधार चाहिए होते हैं। अब एग्जाम्पल आधार कैसे है, तेरे घर में पहले कोई बुलेट रही है, नहीं रही, तो कैसे अनुमान लगाएगा? हाँ या ना। अब जैसे मेरे घर में जो स्कूटी है मेरी, ये दूसरी स्कूटी है, वो भी एक्टिवा ही है, यानी कि मैंने पहली भी एक्टिवा ही चलाई है। अब पहली एक्टिवा मैंने जैसे 8 या 9 साल चलाई है, तो मेरे पास अंदाजा है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है कि मैंने पुरानी स्कूटी 8-9 साल चलाई, तो अपनी नई वाली को भी मैं 8-9 साल चला लूंगा। या ऐसा समझ लेते हैं कि मैंने पुरानी वाली स्कूटी को 50-60 हज़ार किलोमीटर चलाया, तो नई वाली को भी इतना तो चलाऊंगा ही, 50-60 हज़ार किलोमीटर। बोलो हाँ या ना, सही बात है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना। इतने में स्कूटी बोल जाती है, इतने किलोमीटर में। बात क्लियर होगी नहीं होगी? कहने को लोग लाख लाख चलाते घिसा घिसा के। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आया? बोलो हाँ या ना। तो मैंने अनुमान लगाया है ना, लाइफ नहीं पता होती हमें एसेट की, उसका अनुमान लगाया जाता है। अच्छा चलो, अगर मैं कह रहा हूँ इस बुलेट राजे ने बोल भी दिया कि भैया मैं तो अपनी बुलेट को 10 साल तक चलाऊंगा, बोलो हाँ या ना। कितने साल तक चलाऊंगा? 10 सालों तक चलाऊंगा। फिर मैंने पूछ लिया दूसरा सवाल कि 10 साल बाद तू इसको कितने का बेच देगा, चल। कह रहे यार अभी तो स्कूटी, अभी तो भैया बाइक आई है, कभी जिंदगी पूछ रहे हो, कभी अब कितने कबाड़े बेच, तू कितने बेच देगा, बता पाओगे? 10 साल बाद की वैल्यू नहीं बता पाओगे। और अगर अनुमान लगा पाओगे तो भाई पुराने अंदाजे से लगा पाओगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी पुरानी स्कूटी 10 साल की बेची थी, तो नहीं भी इतने की तो बेच ही दूंगा, सही बात है ना। तो मेरे पे कबाड़े का भाव है, कहीं पे होता कहीं पे नहीं होता। तो कई बार क्या करते हैं, ये लाइफ या स्क्रैप वैल्यू को जो अनुमान लेते हैं, अगर हम पे हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम अपने कॉम्पिटिटर के एक्सपीरियंस को भी यूज कर सकते हैं।
या फिर कई बार क्या होता है मेरे बेटे जी, कुछ सरकार के कुछ कानून होते हैं वो भी मदद करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की गाड़ी कितने साल तक चलती है, 15 साल तक। मतलब दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल गाड़ी की लाइफ कितनी बता दी सरकार ने, 15 साल। तो लाइफ पता है 15 साल। बोलो हाँ या ना। सरकार बता रही है, हेल्प करी सरकार हमारी। सरकार ने बता दी इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, 99 साल। बता दी सरकार ने हमें लाइफ। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। लेकिन याद रखना, ये क्या है, ये सरकार मदद कर रही है, लेकिन आप कितने साल यूज करोगे। जैसा एग्जांपल है भाई, मेरी मेरी समझदारी ये कहती है कि अगर तुम पे पेट्रोल की गाड़ी है तो और वो 10 साल पुरानी हो चुकी है, तो आप 15 साल तक अगर उसे यूज करना चाहते हो कर लो। लेकिन अगर टेक्निकली आप 10 साल के बाद उसे बेच दो तो ज्यादा बेटर है। 10 साल बाद उसे बेची तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, और नई वैल्यू, और एक नई कार, सेकंड हैंड कार जो खरीदो वो खरीद लो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, उसी वैल्यू पे, ये थोड़े बहुत पैसे और डालकर। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई। बोलो आई है ना। तो आप समझना, सरकार ने लाइफ कितनी दी, 15 साल, लेकिन मैंने यूजफुल लाइफ कितनी मानी, 10 साल। समझ गए ना कि मैं कितने साल तक यूज करूंगा। सही बात ही नहीं है। सबका अपना अपना दिमाग है। बोलो हाँ या ना। कई कंपनियां होती हैं मशीनों को घिसती रहती हैं, घिसती रहती है, घिसती रहती है, लेकिन कई कंपनी ऐसी होती है जो कहते हैं नहीं, इस मशीन से इतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इतने बनने के बाद अगर ये प्रोडक्ट निकालेगी तो कुछ ना कुछ कमी निकालेगी प्रोडक्ट में। मतलब मान के चलो कोई मशीन है और कंपनी का ये अंदाजा है कि 1 लाख प्रोडक्ट ही निकालने हैं यहाँ से, क्योंकि 1 लाख के बाद जब तुम निकालोगे तो कुछ ना कुछ कमियां निकाल, ये मशीन निकाल देगी प्रोडक्ट, लेकिन कमी के साथ निकलेगा। आया ही नहीं आया। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। तो वो क्या है मेरे बेटे जी, वो कमी है एक्चुअल में। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक जैसे एग्जांपल देता हूँ प्रिंटर का। जैसे मैं जब अपने यहाँ प्रिंटर लेकर आया था नया, बिल्कुल 12,500 15,000 के आसपास का प्रिंटर था वो, और वो प्रॉपर था, वो स्कैनिंग भी करता था, फोटो कॉपी भी निकाल देता था, प्रिंट भी निकालता था, जो कमांड देते हैं। क्लियर ही नहीं है। हमने पूछा जिन उसकी लाइफ कितनी है, उसने बोला 1 लाख प्रिंट उसकी लाइफ है। 1 लाख तक बढ़िया निकलेंगे। 1 लाख के बाद जब हमने प्रोडक्ट निकाले ना कुछ कमी वो देता ही था। थोड़ा सा जैसे इंक सही से नहीं हुई, इंक हट गई, समझ गया ना। होता है मशीनों में ऐसा, समझ लो ना। इंक हट जाती है, इंक बहुत अच्छे से मतलब स्मूथली प्रिंट नहीं हुआ, फंस गया पेपर, कुछ ना कुछ कमी निकाल देगा वो। आया या नहीं आया। तो ये होता है कुल मिलाकर अंदाजा, मतलब स्क्रैप वैल्यू का और लाइफ का अंदाजा लगाया जाता है, और अंदाजा लगाना जरूरी है। बिना अंदाजा लगाए आप डेप्रिसिएशन नहीं निकाल पाओगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। क्या मेरी बात समझ में आई। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ठीक है। लेकिन याद रखना मेरे बेटे जी, स्क्वायर वैल्यू का अगर तुम अंदाजा लगा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, और अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो तुम स्क्वायर वैल्यू को क्या मान सकते हो, 0, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू होती है। जो अंदाजा नहीं लगा पाते वो 0 मान लेते हैं। आया। बढ़े आगे ना बढ़े। चलो, अब जैसे मेरे एग्जांपल में क्या है, कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। लाइफ कितनी मानी मैंने, 5 साल। स्क्वायर वैल्यू कितनी मानी मैंने, 10,000। अब मुझे बताओ, अब बुद्धि का यूज करना। एसेट मैंने कितने की खरीदी 1 लाख की। एसेट मैंने 1 लाख की खरीदी, आए ना, और बेचूंगा कितने की, सॉरी 5 साल बाद वो कितने की बिक जाएगी, 10 की। 1 लाख की खरीदी, 1 लाख की खरीदी, और 10 साल की बेच दूंगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। तो मेरी जेब से कितना गया, कितना गया, 90,000। ये 90,000 कहाँ गया, ये 90,000 कहाँ गया, ये 90,000 कहाँ गया, यूज कर लिया। कितने सालों में, 5 सालों में। तो ये जो यूज कर लिया ना, इसे ये बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। मतलब 5 सालों में जो तुमने यूज कर लिया, मतलब पूरे 5 सालों का जो तुम्हारा डेप है, पूरे 5 सालों का जो तुम्हारा डेप है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। आया। तो ये क्या है, ये कैसे निकाला बताओ फटाफट से, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। आया या नहीं आया। अब इसी 90,000 को तुम्हें क्या करना है, एसेट की लाइफ में बांटना है, एसेट की लाइफ में बांटना है। आया या नहीं आया। क्लियर है या नहीं है। ये जो बांटना है इसे ही डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कहते हैं। आओ पढ़े, क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। मतलब जो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी का जो डेप है उसको जिंदगी में बांट देना, लाइफ में बांट देना, वही डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है। आया या नहीं आया। बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। देखो मैंने ना एक कॉस्ट का एग्जांपल और ले रखा था, ठीक है ना। या विशेष को हटाते हैं,
हट जा, हट जा। हाँ, यहाँ ले लेते हैं प्रफुल्ल। क्लियर नहीं है? बात क्लियर हो गई? अब देखो, एक्चुअली क्या है कि प्रफुल्ल के पापा ने क्या करा था, सुनो। प्रफुल्ल के पापा ने क्या करा था, एक जमीन ली, जमीन लेके एक बढ़िया मकान बनाया उन्होंने। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, एक बढ़िया मकान बनाया उन्होंने, पहला फर्स्ट फ्लोर बना दिया उन्होंने यहाँ पर। तो कुल मिलाकर क्या था, 2 BHK का मकान बना दिया। ये 50 लाख का पड़ा उन्हें, जमीन समेत। समझ गए? क्लियर ही नहीं है? तो इनकी एसेट का क्या हुआ, 50 लाख का मामला हुआ। और याद रखना, देखो, गृह प्रवेश से पहले, रेडी टू यूज तक बोला है मैंने, गृह प्रवेश से पहले जमीन खरीदी, बनवाया, लगवाया, किवाड़ पिवाड़, चिनाई पिनाई, पुताई सुताई, फोल्सरिंग वोल्सरिंग, लकड़ी पकड़ी, है ना, सीमेंट सरिया, क्लियर नहीं है, पत्थर मार्बल वार्बल सब बढ़िया तरीके से आपने पैसा ठोक कर लगाया, 50 लाख। ठीक है ना, फ्रंट फ्रंट बढ़िया बनाया, लाइटिंग वाइटिंग चमकता चमकाता हुआ ऐसा घर बनाया पापा ने। क्लियर ही नहीं है? आया ही नहीं आया? 50 लाख ठोक दिए। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, तो जितना भी खर्चा होगा वो सब एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन देखो एक बात याद रखना, अगर पापा ने एक बार गृह प्रवेश कर लिया, मम्मी ने गृह लोटा लेके लोटा ऐसे करके लुढ़का दिया, समझ गए ना? क्लियर ही नहीं है? जब गृह प्रवेश होता है, ठीक है ना, और प्रफुल्ल ने भी 20-20 के नोट उड़ाते हुए डांस करते हुए गृह प्रवेश कर लिया, उसके बाद जो खर्चा हो गया, जैसे 5 साल बीत गए, 5 साल में लगा यार अब दोबारा पुताई मांग रहा है घर, पुताई दोबारा करवा देते हैं, फिर थोड़े बहुत रिपेयर मेंटेनेंस करवा देते हैं, चलिए थोड़ा घटा बढ़ा लेते हैं, बोलो हाँ या ना? अगर उसके बाद पापा कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं हो, क्योंकि वो यूज होने के बाद वाला खर्चा है। एग्जांपल दे दो दोबारा से, आपने स्कूटी खरीदी सेकंड हैंड, वो दुनिया के लिए सेकंड हैंड है, लेकिन तुम तो नहीं की तरह मानते हो यार स्कूटी आई है मेरी नहीं, मेरी नहीं, तुम पुरानी चीज रहे हो, क्योंकि मानते तो नया ही हो ना अपने लिए कि मेरे लिए नया है, बोलो आए ना? लेकिन जब सेकंड हैंड चीज आती है थोड़ा बहुत आप खर्चा करते हो उसके ऊपर, जैसे कि एक सर्विस करवा दी बढ़िया से, और इंजन धुलवा दिया, बढ़िया करवा दिया, बढ़िया सब सब ऑयल वॉयल सब चेंज करवा दिया, थोड़े बहुत एसेसरीज वगैरह लगवा दी, बोलो हाँ या ना? क्लियर ही है? जब पुरानी स्कूटी ही सही, उसके ऊपर जो भी तुम खर्चा कर रहे हो यूज करने से पहले, वो सब उसके अंदर कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे हम कर ही रहे हैं। लेकिन एक बार स्कूटी यूज करनी शुरू कर दी, चलानी शुरू कर दी, उसके बाद अगर तुम उसकी रिपेयरिंग करवाते हो, सर्विसिंग करवाते हो, तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगी, वो नॉर्मल खर्चा कहलाएगा, खर्चा ही कहलाएगा। आया या नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? सेम बात मैंने वही प्रफुल्ल के मकान के लिए बोली है कि पापा ने मकान बनवाया, अभी एक फ्लोर है, ऊपर वाला माला मत देखना। क्लियर नहीं है? एक फ्लोर बनवाया, 50 लाख रुपए लगाए और गृह प्रवेश हो गया, उसके बाद अगर पापा कोई खर्चा वर्चा कर रहे हैं, क्लियर है, उसके बाद पापा कोई खर्चा वर्चा कर रहे हैं तो वो ऐड नहीं होगा। इतनी बात भी समझ में आ रही है? हाँ दीदी, क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, मान के चलो लड़का हो गया है सियाना, ठीक है ना, अब हाथ पीले करने के दिन आ गए हैं। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, किसके? प्रफुल्ल के पापा के नहीं, प्रफुल्ल के। ठीक है ना, लड़का हो गया सियाना, लड़के को लगा भैया घर में बहू रानी लानी है, बहू लानी है। अब ऑब्वियस बात है आजकल का जी आजकल का जमाना है, कहाँ रहेगी बहू रानी हमारे साथ, एक फ्लोर और बनवा देते हैं। आपने तो सोचा ऐसा तो होगा नहीं कि बहू रानी को छत पे सुलाएंगे, है ना? ऐसा तो होगा नहीं भाई, चलो ये छत पे जाओ दोनों के दोनों। क्लियर है? तो छत है ना, लेकिन छत पे जब एक फ्लोर बन जाता है तो छत छत नहीं रहती, वो एक और मकान लगता है कि हाँ एक और मकान बन गया हमारा, बोलो हाँ या ना? 2 फ्लोर हो गए, ऐसे ही होता है ना? क्लियर ही नहीं है? मतलब एक तरीके से जो छत फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के बाद ही आती थी, वो फर्स्ट फ्लोर के बाद आई, मतलब छत और ऊंची हो गई हमारी, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर ही नहीं है? पापा ने फिर 50 लाख ठोक के लगाया, बिल्कुल बढ़िया और अच्छा बनाया, बहू आ रही है मेरी। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? अरे बोलो हाँ या ना? सज्जा भी निकलवा दिया आगे इधर, तभी तो मैंने आगे इफ्तार का ही है। क्लियर ही नहीं है? सज्जा निकाल रहा है पापा ने, समझ गए? थोड़ा और स्पेस, और यहाँ पे पापा ने गार्डनिंग भी करवाई इधर की तरफ प्रफुल्ल के लिए, सुबह सुबह हवा लेगा। क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना? कोई डांस मत करियो, जिस पे मेरे नैना, तौलिया लेके, ठीक है ना, फिर वो ऐसे तौलिया बांधेगा, तब से दीवाना हुआ, ठीक है ना, गंदा लगेगा बहुत ज्यादा। वो भी नंदग्राम में कर रहा है ऐसा ड्रामा एक बार को तू राज वो राजनगर में कर रहा होता तो मुझे भी आता, है ना, थोड़ा अच्छा एरिया था। अब तू नंदग्राम में है, नंदग्राम में मान के नंद भाई
अब अम्मा जी बाहर बैठी हुई हैं गली की 4-5, अब देखियो तेरे पापा का नाम क्या है? ए विजय को लौंडे को देख, रेलिंग पे ऐसे ही आ गया। ठीक है ना, तो बेटा बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्रोग्राम बहू है, ठीक है ना, बहू रानी तो बोलेंगे, तू भाभी बोलेगा। तो नाम जान के करेगा क्या तू? नाम में क्या रखा, क्यों नहीं रखा? भाई अगर माँ पिता, मैं अगर बोलूंगा तो बहू रानी बोलूंगा, है ना, और तू क्या बोलेगा, भाभी तो बोलेगा। नाम जानने कि गंदा आदमी है, मैं बता रहा हूँ। चलो चलो, अब पापा ने खर्चा करा 50 लाख का, और अब ये खर्चा ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले मैं लाता हूँ। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हैंड रेस नहीं होना चाहिए। भाई साहब पता क्या है, बैठे तो बहुत है, नहीं होना चाहिए वाले, होना चाहिए। देखो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? अगर आप एक बार, अगर आप ऐसा खर्चा कर, देखो आप मकान को तो यूज कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसी एसेट जिसे तुम अभी एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हो, उसके ऊपर कोई ऐसा खर्चा करते हो जिससे उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो वो खर्चा ऐड होगा बेटा। उसे आप एसेट में ही ऐड करोगे, एसेट की वैल्यू ही उसे एसेट ही मानोगे। आया, तब आप उसे नॉर्मल खर्चा नहीं मान सकते। अब मैंने बोला ना, क्या छत पे पहले सो सकते थे क्या? नहीं, लेकिन जब फ्लोर बन गया तो वो छत सोने लायक बन गई ना, कमरे वमरे बन गए, किचन विचन बन गई, बढ़िया हो गया ना मामला। तो समझ, कैपेसिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। आया, बहुत बढ़िया, क्लियर है मेरी बात? आया या नहीं आया? तो वो ऐड होगा। क्लियर है? देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो खर्चे जो होते हैं ऐड करना कहते हैं जिन्हें हम, तो देखो एक देना, यानी कि देखो जैसे आपने रिपेयरिंग का खर्चा करवाया, कोई भी यूज करने से पहले, तो खर्चा जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन डेप्रिसिएशन ये कहता है कि अगर कोई खर्चा है, डेप्रिसिएशन ये कहता है अगर कोई खर्चा है और एसेट को रेडी टू यूज बना रहा है, मतलब वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। रेवेन्यू नेचर का खर्चा मेरे बेटा क्या होता है, वो खर्चे जनरली कहा जाना चाहिए, वो खर्चे पीएनएल में जाने चाहिए, लेकिन उन खर्चों को पीएनएल मत भेजो। अगर वो खर्चे एसेट को रेडी टू यूज बना रहे हैं, यूज होने लायक बना रहे हैं, तो उन्हें क्या ट्रीट करो, कैपिटल नेचर का ट्रीट करो। समझ गए? क्या ट्रीट करो? कैपिटल नेचर का ट्रीट करो, यानी कि तुम उन्हें क्या मान लो, एसेट मान लो, एसेट की वैल्यू में ऐड कर लो। क्लियर है? ये जो तुम करते हो ना, एसेट खर्चे को एसेट की वैल्यू में ऐड, इसका मतलब पता क्या है, कि तुम रेवेन्यू को कैपिटलाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रेवेन्यू को कैपिटलाइज, मतलब रेवेन्यू जो खर्चे टेक्निकली पीएनएल में जाना चाहिए, तो पीएनएल में नहीं भेज रहे, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए एसेट का यूज, एसेट मान रहे हो। आया या नहीं आया? चलिए आगे। अच्छा देखो यहाँ पे एक सवाल फिर एक पैदा होता है, और वो सवाल क्या पैदा होता है मेरे बेटा जी, मैंने जो पूछा था कि डेप्रिसिएशन निकालना ही क्यों है, सही बात है। तो बेटा देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं अभी इसको मत देखो, ये चार्ट के अंदर बना रखा है हमने, लेकिन आप चीज़ों को समझना पहले कि एसेट, मतलब एक तरीके से हमें डेप्रिसिएशन निकालना क्यों है, ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो जैसे मैंने बोला कि 1 लाख रुपए की हमें एसेट पड़ी, कितने की पड़ी बेटा हमें एसेट, ये 1 लाख रुपए की एसेट पड़ी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बोलिए फटाफट से। ठीक है, 1 लाख रुपए की तुमको कोई एसेट पड़ रही है, ठीक है मेरे बच्चे, 1 लाख रुपए की तुम्हें कोई एसेट पड़ रही है, सुनना बेटा, ठीक है, और उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। यानी कि मुझे बताओ, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी मारी तुमने, 10,000। तो यानी कि तुम 5 साल में कितनी वैल्यू यूज कर रहे हो, 90,000 यूज कर रहे हो, जिसे तुम डेप्रिसिएशन का नाम दे रहे हो। बोलो हाँ या ना? लेकिन वो 90,000 5 सालों में यूज हो रही है ना? बोलो हाँ या ना? वो खर्चा है या नहीं है? बुद्धि का यूज करना वो खर्चा है या नहीं है? 1 लाख का खर्चा किया, 10,000 आ जाएंगे, 5 सालों में 90,000 का तो खर्चा किया। तो बताओ, एक कंपनी, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी, एक एंटिटी अपना सारा खर्चा किससे कवर करता है? कस्टमर से। कैसे कवर करता है? वो जो गुड्स ये सर्विसेज बेच रहा है उससे। एग्जांपल की बात करते हैं यार, तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो, तुम देखो यहाँ पर बिजली का खर्चा कितना तगड़ा हो रहा होगा इस कमरे से ही,
सिर्फ इस कमरे से देखो, ये अच्छी खासी लाइट लेती है, कंजम्पशन लेती है, समझ गए। ये मेरे आगे जो लाइट लग रही है, ये लैपटॉप चल रहा है अलग, ये पैनल चल रहा है अलग, वो एसी चल रहा है अलग, तो पंखे चल रहे हैं अलग, सही बात है। मतलब ये, और आप ही देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर एक फैकल्टी, फिर एक फैकल्टी, फिर एक फैकल्टी, ऐसा ही है। लगातार 6 घंटे तक की एक फैकल्टी हो गई, तो लगातार 6 घंटे सब चलेगा, तो अच्छा खासा एक कंजम्पशन आ रहा है ना, तो बिजली का खर्चा पैदा हो रहा है ना। ये खर्चा मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ? तुम्हारी फीस से। मतलब तुम्हारी फीस के अंदर ये सारा खर्चा इंक्लूडेड होगा, सही बात है ये नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो जो एसेट हमने खरीदी है, उस एसेट को जब 5 साल तक यूज करेंगे, तो उस एसेट की वैल्यू पे जो जो एसेट का खर्चा है वो कवर करना चाहिए, कवर करना चाहिए, कवर करेंगे। तो हम उस 1 लाख के में जो खर्चा हो रहा है 90,000 का, उसे 5 सालों में बांट रहे हैं। 5 सालों में 5 बार पीनल बनेंगे, तो 5 सालों के 5 बार के पीनल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिखाएंगे, बोलो हाँ या ना। किस नाम से? डेप्रिसिएशन के। इसलिए हमें नीड है। और वो अमाउंट जो तुम्हें वहां पे अमाउंट कितनी दिखानी है, उसी की तो कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम, बोलो हाँ या ना, आया या नहीं आया। तो वही है कि इतने बड़े खर्चे को, कैपिटल वाले खर्चे को रेवेन्यू नेचर का बनाकर, रेवेन्यू खर्चा बनाकर, कैपिटल एक बड़ा खर्चा है, बोले एक एसेट है, उस एसेट के खर्चे को तुम एक बार में नहीं दिखा सकते, बोलो हाँ या ना। उसे थोड़ा 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 करके हर साल में क्या करोगे? पीएनएल भेजोगे। मतलब कैपिटल के खर्चे को रेवेन्यू बनाओगे हर साल, थोड़ा खर्चा, थोड़ा खर्चा, थोड़ा खर्चा, थोड़ा खर्चा, थोड़ा। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो कैपिटल खर्चे को तुम रेवेन्यू बना के तोड़ देते हो। आया? अरे आया? क्लियर है ना? इसलिए हमें इसकी नीड है। मतलब अगर आपने ये खर्चा नहीं दिखाया पीनल में, तो तुम्हारा पीनल अधूरा है, पीनल अधूरा है, प्रॉफिट लॉस अधूरा है, इसलिए इसकी नीड है। बिना डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट लॉस अधूरा माना जाता है। आया नहीं आया? और हर कंपनी में एसेट होती है, याद रखना। हर बिजनेस में एसेट होती है, याद रखना। हर बिजनेस में डेप्रिसिएशन होता है, एसेट होगी तो डेप्रिसिएशन तो होगा। समझ गए ना एवरीबॉडी? समझे नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब देखो, आओ दोबारा डेफिनेशन पे जरा पढ़ते हैं दोबारा से। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मींस एलोकेशन, समझ गए? एलोकेशन ऑफ व्हाट? डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना, डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को बांट देना, उसकी लाइफ में बांट रहे हैं, यूजफुल लाइफ में बांट रहे हैं। ये बात मैंने कर ली आपसे। इन सिस्टमैटिक, एक सही तरीके से बांटना है, इसमें ही सारी कैलकुलेशन छिपी है। एक सही तरीके से बांटना है। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या है? देखो पढ़ो अब। टू यूज एप्रोप्रिएट मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मतलब एक सही मेथड का यूज करना ही है, एक सही मेथड का यूज करना ही सिस्टमैटिक मैनर है। इसलिए पहले आपको बताओ सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या हो गया? एक सही मेथड का यूज करना, यानी कि पता क्या है? उस मेथड का यूज करो जो क्या करे? तुम्हारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करवा दे। क्या करवा दे? मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करवा दे, उस मेथड का यूज करो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तुम पीएनएल अकाउंट बनाते हो, तो एक तरफ लिखते हो इनकम क्रेडिट साइड में, और एक तरफ लिखते हो खर्चा डेबिट साइड में। बोलो हाँ या ना। और पता है मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो तुम इनकम दिखा रहे हो ना बाबू, जो तुम इनकम दिखा रहे हो, मतलब जो तुमने इनकम कमाई है, जो रेवेन्यू कमाया है, उस रेवेन्यू को कमाने में जिन खर्चों ने तुम्हारी मदद करी है, उन खर्चों को दिखाओ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बोलो हाँ या ना। तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं उतना ही डेप्थ दिखाओ। क्या दिखाओ? यहाँ पे जो डेप्थ दिखा रहे हो उतना डेप्थ दिखाना। सिस्टमैटिक मैन का मतलब है ऐसे मेथड का यूज करना जो तुम्हारी सही अमाउंट निकलवाए। समझ गए? ऐसे मेथड का यूज करना जो तुम्हारी सही अमाउंट निकलवाए, जो इस जिस डेप्रिसिएशन ने इस इनकम को कमाने में तुम्हारी मदद करी हो। अरे आया ही नहीं आया? एक ऐसी अमाउंट होनी चाहिए। अब ये मेथड कई है, आपने कौन कौन से पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी। यहाँ स्ट्रेट डब्ल्यूडीवी तो है ही, और भी है। ये रिलिस्ट, ये सारे मेथड पढ़ने हैं आपने। स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी, एनयूडी, डिप्लीशन, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिंकिंग वन सम ऑफ ए डिजिट प्रोडक्शन,
यूनिट, मशीन आर, व्हीकल आर, प्रोडक्शन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी होता है, मशीन आर भी कह सकते हैं आप उसे, व्हीकल किलोमीटर मेथड। ठीक है, ये सारे मेथड आपने पढ़ने हैं, समझ गए। लेकिन ये मत समझना मैं तो मर के जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। अंटिल बता के चल रहा हूँ, सबसे बड़े मेथड दो ही हैं जो तुमने पढ़ रखे हैं। क्या है? स्ट्रेट लाइन और WDV। उसके बाद ये मेथड कुछ छोटे हैं और कुछ एवरेज, समझ गए। इसमें थोड़ा मोटा मोटी बताऊँ ना, ये और ये वाला मेथड थोड़ा सा लगता है जो दिमाग लगाना है, बाकी पे तो दिमाग भी नहीं लगाना, समझ गए। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, समझ गए। चलो आज बात करते हैं किसकी, स्ट्रेट लाइन मेथड की। क्या हो गया? नहीं तो अभिषेक तो कितने बजे तक आएगा? हाँ तो पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, ओली ओली ओली, मेरे बच्चे आओ आओ। हाँ जी, पढ़ ले, आ जाओ। ठीक है, थके तो नहीं तुम दोनों? यही बात है। क्या स्प्राइट? लोग कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं ऐसा ना है, अच्छा अच्छा, आज इससे अच्छा लग रहा है। क्या चाह रही है तू? चले जाइए। कि बहन बहुत पढ़ाएंगे ये। ठीक है, आ जाओ। मैं को सीरियसली बोलूँ, इतने 11th में पढ़ने का 11th में मिलता भी नहीं है पढ़ने को, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ 11th में ये भी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके तीन नाम है। इसे आप जिसे शॉर्ट में एसएलएम मेथड कहते हो ना, जिसे आप शॉर्ट में एसएलएम मेथड कहते हो ना, इसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट, एक एक करके नाम प्रूफ करेंगे इनको ऐसा कहते क्यों है, बात क्लियर हो गई, चिंता मत करो। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या माना, सेम एग्जांपल ले लिया, एसेट की कॉस्ट ले ली 1 लाख, लाइफ ले ली 5 साल, स्क्रैप वैल्यू कितनी ले ली? 10,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना, क्लियर है? कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000 और लाइफ कितनी है मेरे बेटा जी? 5 साल। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो, कॉस्ट है 1 लाख, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी होगी? 90,000। मतलब 90,000 को कितने सालों में बांटने? 5 सालों में। ये बात तो क्लियर हो रही है ना? देखो इधर समझो कि मतलब 5 सालों का डेप कितना है मेरे बेटे जी? बोलो फटाफट से। 5 सालों का डेप कितना है? 90,000। और मैं तुमसे पूछूं बेटा 1 साल का बता दो, निकाल दोगे? 90 ÷ 5 कितना निकल गया भाई? 5 का 90 है, 1 साल का कितना होगा? 90/5, 18,000 आएगा। इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, मतलब एक तरीके से इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल कितना टाइम लगेगा? 18 18 18 18 और 18। आया या नहीं आया सही में? बोलिए हाँ या ना। इसी से ही हमारा बन जाएगा फॉर्मूला कि 90,000 कैसे आया था मेरे बेटा जी? 1 लाख -10/5। ये 1 लाख क्या है मेरे बेटे जी? बोलो फटाफट से। कॉस्ट, और वो 10,000 क्या है? स्क्रैप वैल्यू। और लाइफ कितनी है? 5। आया नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी? डेप्रिसिएशन पर ईयर। क्लियर ही नहीं है, मतलब 1 साल का डेप निकल जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तुमने ऑलरेडी, लेकिन है तो कुछ नहीं फॉर्मूला ये, यूनिटरी मेथड लगाया है। 5 साल का डेप 90,000 है, तो 1 साल का कितना होगा? 90/5, 18। अब ऐसा तुम्हें फॉर्मूला लगा के निकालना है या दिमाग निकाल के लगाना है, वो तुम्हारी मर्जी है। अरे आया ही नहीं आया? अगर कोई तुमसे पूछे डेप्रिसिएशन का रेट निकाल दो, रेट, तो रेट कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएशन इन फॉर्मेट ऑफ परसेंटेज कैसे निकालना है? डेप्रिसिएशन 1 साल का डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख इंटू 100, तो 18, एक साल का डेप बट 1 लाख इंटू 100, 18% पर एनम। इसे देखो, अब इधर देखना मेरे बेटा जी, इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेम है, 18 18 18 18 18, इसलिए नाम इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट बोला गया। आप इसे ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ जो 18% तुमने निकाला था ना, वो डेप किस पे लगेगा? बार बार 1 लाख पे, कॉस्ट पे लगेगा। 1 लाख का 18% 18, 1 साल का 1 लाख का 18 18, 1 साल का 18% 18,000, 1 साल का 18% 18, मतलब बार बार जो 18% लगा रहे हो किस पे लगा रहे हो? कॉस्ट 1 लाख पे, मतलब बार बार डेप
इस पे लगेगा, बार बार डेप्थ इस पे अप्लाई होगा। आया या नहीं आया? इसे स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो इधर देखो, ये यहाँ पर मैंने मान लिया लाइफ, ये मान लिया मैंने डेप्थ, 5 साल ले लिए मैंने, और डेप्थ कितना लग रहा है देखो, 5, 10, 15, 20, इसके बीच में कितना हो गया मेरे बेटे जी, बोलो 18,000। क्लियर है नहीं है? अरे बोलो ना, बताओ पहले साल कितना डेप्थ किया, 18, दूसरा साल 18, तीसरा साल 18, चौथा साल 18, पांचवें साल भी 18। ये लाइन एक्चुअल में देखो ऊपर से निकल रही है, लेकिन इधर से जानी चाहिए थी, उसमें क्या है कि एरो लेने वाली बात हो गई। क्लियर है नहीं है? अरे आया? तो इनके आप देख रहे हो लाइन कैसे जा रही, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, इसलिए नाम क्या रखा गया इसका, स्ट्रेट लाइन मेथड। आया या नहीं आया? क्योंकि ग्राफ जो बनता है वो सीधी रेखा बनता है इसकी। क्लियर है मेरी बात? आया? ठीक है। एसएलएम क्यों कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट क्यों कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों कहते हैं, कैसे डेप्थ कैलकुलेट होगा, कैसे परसेंटेज निकलेगी। क्लियर है? मतलब पता है क्या है, एक बात और बोल देता हूँ, यहाँ पे डेप्थ निकालने के 2 तरीके हैं। अगर तुम्हें जब क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो तुम्हें क्या दे दिया जाएगा मेरे बेटे जी, बोलो फटाफट से, परसेंटेज। आसान है, लगा दोगे। किस पे लगाओगे परसेंटेज बार बार? कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर लगाओगे? कॉस्ट के ऊपर लगाओगे परसेंटेज बार 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 बार, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर। लेकिन अगर तुम्हें परसेंटेज नहीं दी, तुम्हें क्या दे दी बताओ, कॉस्ट का वैल्यू और लाइफ, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। एक बात और बोल देता हूँ मेरे बेटा जी, जब भी आप डेप्थ लगाओगे, चाहे कोई सा भी मेथड लगा रहे हो तुम, चाहे कोई से मेथड लगा रहे हो, डेप्थ हमेशा समय के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। अगर आपने किसी एसेट को किसी पर्टिकुलर ईयर में मान लो 5 साल यूज कर, सॉरी 5 महीने यूज करा है, तो आप डेप्थ भी कितने महीने का निकालोगे? 5 महीने का। अच्छा, यहाँ पे जो तुमने 18,000 का डेप्थ निकाला था, वो 18,000 का डेप्थ कितने महीने का था? साल, साल यानी कि 12 महीने। और अगर तुम्हें 5 महीने का निकालना तो निकाल दोगे ना, 18 इंटू 5/12, T/12 कर दिया। आया या नहीं आया? तो तुम 5 महीने का डेप लगाना। क्लियर है नहीं है? उसके बाद फिर 12-12 महीने का डेप लगेगा, 18-18-18-18-18। अरे आया नहीं आया? क्लियर है ना? मेरी बात को पकड़ पा रहे हो ना आप? बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि टाइम को इग्नोर कर दो, आपने जिस साल एसेट को खरीदा है उस साल आपने चाहे 5 महीने यूज करो, 6 महीने यूज करो, 8 महीने यूज करो, डेप पूरे साल का लगाओ, तब आंख में पूरे साल का लगाना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इन द ईयर ऑफ परचेज चार्ज डेप्रिसिएशन फुल ईयर। समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि ऐसा जैसा कहेगा क्वेश्चन वैसा कर देना। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अरे आया? चलो आगे, बढ़िया, बढ़े आगे। अब देखो इसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा मेथड, इधर देखो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे आप क्या कहते हो मेरे बेटे जी, फटाफट बोलिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और डिमिनिशिंग बैलेंस डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, कुछ भी कह दो, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, रिटन डाउन। अब देखो रिटन डाउन वैल्यू मेथड अलग है, सुन लो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड अलग होता है, बट रिटन डाउन वैल्यू, ये यहाँ देखो लिखा हुआ है मैंने, रिटन डाउन वैल्यू अलग होती है बेटा। सुन लो, मेथड का मतलब मेथड है, वो वैल्यू है। रिटन डाउन वैल्यू को मैंने मीनिंग क्या लिखा है, पढ़ो, घटी हुई वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसे बुक वैल्यू भी कहते हैं। मतलब वैल्यू डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, विच इज कॉल्ड रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, बुक वैल्यू, जो उसकी वर्थ वैल्यू है। क्लियर ही नहीं है? वो WD वैल्यू, बुक वैल्यू, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो कहलाती है। क्लियर है? एक बात समझना, कैलकुलेटर लाए हो? कौन सा वाला है? साइंटिफिक? ISC बोर्ड। चलो, ये कैलकुलेटर होना जरूरी है, ठीक है, यही खरीदना है। कौन किस पे वैसे कैसियो नहीं है? कैसियो कोई है ऐसा जो बिना कैसियो वाला है? 100 रुपये वाला सिटीजन लेके घूम रहा है, सिटीजन है ही नहीं, कहाँ है? निकाल, तुम्हारा कहाँ है? अरे बेटे दहेज है जो बैग में है, निकालो ना बाहर, वो घड़ा थोड़ी ना जो फूटेगा। तेरे कहाँ है पूजा? ठीक, चलो एक तुम लो, दीदी को दे दो, मैं सिर्फ बोलूंगा तुम करना बस, ठीक है? और बहुत आराम आराम से चलना, ठीक है?
एक में ही कर लो। पहले तो दीदी एक बार दिखाना ऐसे प्रिंट करके, ठीक है। एमआरसी के एमआरसी आ रहा होगा लिखा हुआ बटन, एमआरसी पे 2-3 बार क्लिक कर दो, मेमोरी जो है ना वो हटाओ पहले तो, ऐसे हट दिया ना, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो अभी दे देंगे सारे बच्चे, हमेशा पहले मेमोरी जीरो कर लेनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा मेमोरी जीरो हो गई है? जो उसकी स्क्रीन पर जीरो आ गया होगा, फिर तो उसके ऊपर 1 2 3 कुछ ना कुछ लिखा रहता है, फिगर लिखी रहती है। हाँ किसी की में एम लिखा रहता है, अलग अलग चीजें होती है, कुछ लिखा हो वो जीरो होना चाहिए कुल मिलाकर, ये एम नहीं होना चाहिए। चले बेटा आगे देखो, डब्ल्यू मेथड अगर तुम्हें लगाना है ना तो बहुत इजी तरीके से तुम डब्ल्यू मेथड नहीं लगा पाओगे, जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर तुमने कर दिया था काम। डब्ल्यू को लगाने के लिए ना तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले से तुम क्या फाइंड कर पाओगे? फॉर्मूले से तुम क्या क्या फाइंड कर पाओगे? डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर ही नहीं है? फॉर्मूला दीदी क्या है? 1 माइनस रूट एन रूट एस डिवाइड बाई सी इंटू 100। एस का मतलब है स्क्रैप वैल्यू, सी का मतलब है कॉस्ट, एन का मतलब है लाइफ, लाइफ ऑफ एसेट। इसे इजी करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, सारे बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं। 1 माइनस ब्रैकेट एन चले जाएगा 1 की डिवाइड में, बोलो हाँ या ना, ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। एस सी और एन का मैंने मीनिंग यहाँ बता दिया, क्लियर है? अब मैंने क्या करा, जो मैंने अपना एग्जांपल लिया था ऊपर वाला ही, उसको मैंने यहाँ पुट करा। क्या करा बेटा, बोलो फटाफट से। 1 माइनस एस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट यानी कि 1,00,000 और 1 अपॉन एन, एन का मतलब हो गया लाइफ, लाइफ कितनी है 5, फुल ब्रैकेट इंटू 100। सही बात है? यहाँ पे दर्द पेन क्या है हमारा, बताओ, इसको सॉल्व करना। सही बात है नहीं है? हाईलाइटेड पोर्शन को बोलो हाँ या ना, यही तो दर्द है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो कैलकुलेटर के ऊपर हमारा सॉल्व हो सकता है बिल्कुल इजी तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो, रूट 12 बार -1 डिवाइड लाइफ +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। क्लियर है नहीं है? बोलिए फटाफट दे। क्लियर है? आई बस अभी नहीं, इस तरीके से करना है। आप क्या करें, पहले अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखे 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, करो फटाफट से स्पीड से। 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 कितना आ गया? 0.10 या 1 जो भी आ गया होगा, ठीक है। तुम्हें वहां पर रूट दिख रहा होगा, रूट का एक बटन दिख रहा है, ये बटन 12 बार दबाओ गिन के, एक 12 बार बटन, 1 2 3 ऐसे करके। तुम नहीं कर रही क्यों? नहीं कैलकुलेटर 12 बार दबा दी दीदी, क्या आ रहा है बताओ फटाफट बोलो। एक एक, एक बच्चा बोलो 0 पॉइंट, दोबारा बोलो 0.99948, सबका यही है, उसके आगे भी आ रहा होगा वैसे तो 0.0034 है ना, आ रहा है ना, ठीक है। आप क्या करो, -1 फिर इक्वल टू दबा देना। क्या निकला? माइनस का यही है, चलो कि यही है ना, डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितनी है 5 साल, इस वाली फिगर को डिवाइड करो, डिवाइड 5 इक्वल टू माइनस का है ना। अब क्या करो, +1 इक्वल टू 0.98, यही है 0.99987 समथिंग समथिंग। क्लियर है ना? ठीक है, बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, 5 स्टेप पे गड़बड़ हो जाती है बटन दबाने में। जैसे मल्टीप्लाई, पहले अपनी आंखों से मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन वो देख लो, पहले दिख रहे हैं कहाँ मल्टीप्लाई और कहाँ इक्वल टू, दिख लिया? तो मल्टीप्लाई देखो 12 बार करना है काम हमें, कितनी बार? 12 बार। पहले सुन लो, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, समझ गया ना? मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 12 बार। गिन के करो फटाफट, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन अभी बोलना मत, कर लो पहले। चलिए क्या है दीदी, दोबारा बोलो।
0.63 आ गया सबका, उसका आगे छोड़ो, गलत करा मैंने बोला ना बटन दबाने गड़बड़ है। आपने एक आधा कम करी, एक आधा ज्यादा कर दिया, और कुछ नहीं करा। 5वें स्टेप पे गड़बड़ बहुत होती है, बता के चल रहा हूँ, इससे मैंने बहुत तसल्ली से बोला है उस चीज को। आप उनमें करना कुछ नहीं है, करना आपका काम है ये वाला, और कोई नहीं है। आप दोबारा करो उसको, फिर दोबारा एक्सरसाइज करो ये वाली। आगे 0.63, इधर देखो, देख लो मैंने लिखा है ना, इसकी वैल्यू आपने निकाल दी 0.63, सिर्फ 2 डेसिमल लेंगे हम, यानी को बहुत बड़ी फिगर है ये। तो 1 माइनस 0.63 क्लियर है, इंटू 100 कितना निकल के बोली बड़ा दे, मतलब ये 37% डैप है। आया या नहीं आया, क्लियर है। देखो बेटा इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, मैंने कॉस्ट कितनी ली है यहाँ 1 लाख, इसके वैल्यू कितनी ली है 10,000, लाइफ कितनी ली है, बिल्कुल सेम फिगर ली है ना जो मैंने एसएलएम में ली थी, लेकिन तुमने इसी फिगर पे एसएलएम में क्या रेट था 18% था, लेकिन इन्हीं फिगर्स पर यहाँ पे क्या रेट आ रहा है 33%, आता है अंतर, क्लियर ही नहीं है। कभी कोई कहे ना कि एक डैप आता है, एक जैसा डैप आता है एसएलएम में, ऐसा कभी नहीं होता। परसेंट सेम फिगर पे कभी परसेंटेज सेम नहीं आती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ गए, आए ना। सेम फिगर सेम लाइफ सेम स्क्वायर वैल्यू पे एसएलएम और डब्ल्यूडी भी कभी एक जैसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, ये 11th में पढ़ा दिया जाता है कई बार, गलत है वो। अब इधर देखो मैंने क्या करा, इधर देखो बच्चे, पहले मैंने एसएलएम से सॉल्व करा, डब्ल्यूडी में मत देखना, एसएलएम देखना खाली, क्लियर है मेरे बच्चे। देखो कॉस्ट कितनी है मेरे बेटा 1 लाख, पहले साल डेप कितना लगा मेरे बेटा 18, तो ये वैल्यू कितनी आगे निकल के फटाफट बोलो 82। पता क्या है, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी वैल्यू। आया ही नहीं आया, मन में एक सवाल आता है, डब्ल्यूडीवी वैल्यू एसएलएम मेथड में मैंने क्या बोला था, डब्ल्यूडीवी मेथड अलग है, डब्ल्यूडीवी वैल्यू अलग है, याद रखना। ये मत कई बच्चे पता क्या सोच के बैठते हैं, डब्ल्यूडीवी वैल्यू डब्ल्यूडीवी मेथड में ही आती है, नहीं, डब्ल्यूडीवी वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू, वो कहीं भी आ सकती है, किसी भी मेथड में आ सकती है, समझ गए ना। डब्ल्यूडीवी मेथड में भी आएगी, एसएल में भी आएगी, और किसी और में भी आएगी, समझ गए। तो बताइए पहले सेट कितनी की थी 1 लाख की, 1 साल यूज करा, 1 साल बाद कितनी वैल्यू रह गई 82,000, इसे डब्ल्यूडीवी वैल्यू कह दो 1 साल बाद वाली, बुक वैल्यू कह दो 1 साल बाद की, क्लियर है, मतलब पहले साल के एंड में। फिर डेप लगा 18 का दूसरे साल में, फिर डब्ल्यू वैल्यू कितनी होगी 64, फिर 18 का डेप लगा, फिर वैल्यू कितनी हो गई 46, लगातार डेप लगेगा, लगातार वैल्यू घटेगी, डब्ल्यू वैल्यू गिरेगी, बुक वैल्यू गिरेगी, आया। फिर डेप लगा चौथे साल में 18,000 का, फिर वैल्यू कितनी रह गई 28, फिर लास्ट 5th ईयर है, डेप लगा 18 का, क्या वैल्यू रह गई 10, इसे बुक वैल्यू कहते हो, डब्ल्यू वैल्यू कहते हो, या तुमने इसे क्या माना था याद है, तुम शुरू से लेके क्या चले थे 5 साल बाद वैल्यू कितनी बचनी चाहिए 10, और बची भी कितनी है 10, अरे जितना रोक के चले थे उतने ही के चला मामला, आया या नहीं आया, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जितना आप लेके चले थे उतना ही आया वैल्यू। अगर यहाँ आप इस पे वैल्यू क्या मानते 0, तो यहाँ 0 आती वैल्यू, आया। आप 5 मानते थे 5 आती, जितनी हमने इसके वैल्यू मानी थी वही बचेगी, क्योंकि आपने बांटना 90,000 ही तो बांटना था, तो 90 तो बांटा है, 18 18 18 18 18 18, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती चली गई, आया ही नहीं आया। और इसी चीज को बस तुम करते क्या हो, अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट करते हो, बस है यही, है यही। तो ये 1,18,000 CD 82 BD 18 CD BD CD BD, ये चलता है, बोलो हाँ ये ना, यही चीज है, बस मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, उसी को मैं अकाउंट फॉर्मेट के अंदर डालना होता है। आया, चले बढ़े करें आगे, आ जाओ। अब इसी चीज को डब्ल्यूडीवी से करते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड। अब थोड़ा समझ लो, डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब है डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे डेप। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप लग रहा था बार बार, 1 लाख पे 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 1 लाख पे, जबकि डब्ल्यूडीवी मेथड क्या कहता है, डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे डेप। बताओ पहले वैल्यू कितनी थी 1 लाख, पहले तो डेप 1 लाख पे लगेगा। देखो एक बात ठीक है, हाँ इस बात से मैं बिल्कुल राजी हूं कि पहले साल डेप्रिसिएशन चाहे एसएलएम मेथड हो चाहे डब्ल्यूडीवी मेथड हो, पहले साल का डेप किस पे लग रहा है 1 लाख पे ही लगेगा, बोलो हाँ या ना। देखो मैंने तीर भी चला रखे हैं,
बार बार, कि डेप बार बार, सारे तीर मैंने 1 लाख पे मारे हैं कि हर साल डेप 1 लाख पे लगेगा। यही एस मेथड की ब्यूटी है। आया, बोलो आएगा ना। और दोनों मेथड में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों मेथड में पहला डेप 1 लाख पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है। बताओ कितना डेप लगा पहले साल ही? 37,000 का डेप। तो वैल्यू घट के कितनी रहेगी? 63। अब जो डेप लगेगा 37% किस पे लगेगा? घटी वैल्यू पे। आया ना? फिर 23310 का डेप, फिर वैल्यू आएगी, फिर डेप लगेगा 39,690 पे, डेप इतना लग गया। समझ गए? इतनी वैल्यू आ गई। फिर इस पे डेप लगा, ये डेप लग गया तुम्हारा 25,000, तो 9,252 रुपए का। फिर ये आ गई, फिर डेप लग गया इतना, तो वैल्यू ये आ गई। आया या नहीं आया? अरे आया। अरे आगे बढ़े, अरे आगे चले, अरे बोलो ना। ठीक, 5 साल बाद वैल्यू कितनी बचनी चाहिए थी? 10। आपको पता है वैल्यू कितनी बची रही? 9924। इस नियर अबाउट 76 रुपए का अंतर है। 76 रुपए का आपको अंतर दिखाया तो 76 रुपए का। आपने ये देखो, आपके पूरे 5 साल के डेप दिख रहे होंगे तुम्हें, हाईलाइटेड ऑलरेडी। 37, 23, 310, 14,685, 9,252, 5,829। इनको जोड़ दो। कैलकुलेटर आप चला सकते हो अगर चलाना चाहो तो, बाकी आलस में मरे जा रहे हो तो वो बात अलग है। इन सारे डेपों को जोड़ दो, 37, 23, 14, 9, 5, ये 9, 90,076 आएगा निकल के। आया 90,076। ऑब्वियस बात है, जबकि 5 साल में डेप कितना लगना था? 90। 90 बढ़ना था, 90,076 बढ़ गया। मतलब ऊपर ज्यादा बढ़ गया तो नीचे कम हो गया मामला। मतलब डेप बढ़ गया 76 तो या नीचे इसका वैल्यू 76 कम हो गई। अभी 76 का कम ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन तुमने निकाला था 37% का रेट, उसमें जो 63 आया था वो 0.63 नहीं था, वो 0.63 एंड समथिंग बहुत कुछ था। लेकिन हमने 2 डेसिमल लिए ना, तो 2 डेसिमल की वजह से ये डिफ्रैक्शन बनेगा थोड़ा सा। हाँ है ना? आप यहाँ पे काम करना, 0.63 मत लेना। कितनी डेसिमल बोली थी मैंने? 8। अभी कितनी डेसिमल लिए तुमने? 2। 8 डेसिमल लेना, आंसर एग्जैक्ट आएगा। समझे? आंसर एग्जैक्ट आएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल नियर अबाउट पहुंच जाएगा तुम्हारा। 76 रुपए का डिफरेंस मोस्टली खत्म हो जाएगा। 8 डेसिमल लेके कर लेना। समझ गए? क्लियर है? लेकिन एग्जाम में नहीं है, ये तो नॉलेज की बातें चल रही है। अरे आया, क्लियर है ना? क्या सीखा दीदी हमने? हमने ये सीखा, हम एसएलएम मेथड लगाए, हम डब्ल्यूडीवी मेथड लगाए। हमने जितना सोचा था डेप्रिशिएबल अमाउंट उतना ही बटेगा, बस बांटने का तरीका अलग अलग है। बोलो आएगा? वहाँ इक्वल बढ़ गया या अनइक्वल तरीके से। यहाँ देखो डेप क्या है, यहाँ पहले डेप लगा ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। हाँ या ना? लगातार डेप क्यों आ रहा है मेरे बेटा जी? घटता जा रहा है। बोलो हाँ या ना? इनिशियली डेप ज़्यादा है, बाद में देखो डेप बहुत कम हो गया, 5,000 तक पहुंच गया। बोलो हाँ या ना? जबकि एसएलएम में क्या था, डेप इक्वली बांट दिया हर साल। क्लियर है? लेकिन अमाउंट बढ़नी उतनी है। क्लियर है? सिर्फ बांटने का तरीका अलग है, सिस्टमेटिक मैनर का तरीका अलग है। समझिए ना? ये दोनों अलग अलग अपने मेथड का काम करते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ऐसा, डेप ज्यादा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, देखो लगातार कम होता जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है, ये लगातार डेप घटेगा। अरे आया, ये इसका ग्राफ है। क्लियर है? अब देखो, बस लास्ट देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने बोला ना, सिस्टमैटिक मैंने मैचिंग कॉन्सेप्ट, आओ कनेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है ना? कि मैचिंग कॉन्सेप्ट डब्ल्यूडीवी कैसे फॉलो करवाता है और एसएलएम कैसे फॉलो करवाता है। देखो ये जो लकीर है ना, ये वाली जो लकीर है, ये जो जा रही है, इस लकीर को मैंने बोल दिया ये मैचिंग, इस लकीर को छूना है हमें। इस लकीर को छूने का मतलब है कि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। समझ गए? इस लकीर को मैंने क्या बोल दिया, ये लकीर एसएलएम की भी लकीर होगी। क्यों? क्योंकि हर साल, पता है एसएलएम एसेट का मतलब क्या है, कि हम ये मान रहे हैं कि हम हर साल एसेट को इक्वली यूज कर रहे हैं, ये हमें हर साल इक्वल बेनिफिट दे रहा है। और क्योंकि ये हर साल इक्वल बेनिफिट दे रहा है, तो मैं डेप भी हर साल इक्वल ही लगा रहा हूं। समझ गए? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेनिफिट के अकॉर्डिंग डेप दिखाओ।
बेनिफिट इनकी इनकम के अकॉर्डिंग खर्चा दिखाओ, ये बढ़ाया था मैंने अभी ऊपर आपको, हाँ है ना। और एसएलएम वो काम कर रहा है ऑलरेडी, इनकी एसएलएम मैचिंग की लाइन पे पहले दिन से होता है, समझ गए। लेकिन अब देखो डब्ल्यूडीवी मेथड की बात करते हैं। डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, डेप डेप क्या हुआ, पहले ज्यादा हट जा भाई, देखो आप लगाते थे जो हरी पट्टियां है ना, इससे क्या पता लगा रहा है कि आप देखो हरी पट्टियों को डब्बे बनते नजर आ रहे होंगे तुम्हें, ये देखो ये नजर आ रहे हैं, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, हाँ ये ना, ठीक है मेरे बेटा जी, ये लगातार डेप्थ घटता जा रहा है, बोलो हाँ ये ना। मतलब पहले साल तो आपने क्या करा, मैचिंग को टच कर दिया, बोलो हाँ ये ना। उसके बाद मैचिंग टच नहीं कर पा रहे आप, बोलो हाँ ये ना। ऐसा है या नहीं है। अभी इसमें क्या हुआ, मैचिंग को टच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना हरा कलर, वो रेड कलर, यहाँ पे और रेड और रेड और रेड, सही बात है। अगर मैं ये रेड को भर दूं तो मैं मैचिंग को फॉलो कर रहा हूँ। कि रेड का मतलब पता है क्या है, रिपेयर। मतलब ये कहते हैं कि अगर किसी एसेट में रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप क्या लगाना, डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो करना। और ऑब्वियस बात है, देखो जब पहला साल होता है, देखो पहला साल था तो नई नई एसेट थी, और नई नई एसेट पे कोई रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कोई रिपेयर हुआ नहीं। थोड़ी पुरानी हुई तो रिपेयरिंग बढ़ी, थोड़ी और पुरानी तो और बढ़ी, और पुरानी और बढ़ी, और पुरानी और बढ़ी। मतलब जैसे जैसे एसेट पुरानी हो रही है तो देखो उल्टा देखना, वहां से रिपेयरिंग बढ़ती जा रही है और डेप घटता जा रहा है। और जब रिपेयर भी खर्चा है डेप भी खर्चा है, मतलब हम रिपेयर करवा के और डेप्रिसिएशन लगा के बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन जब रिपेयर और डेप को मिला के मैचिंग फॉलो होगा। आया या नहीं आया, क्लियर है, ये कहानी है। आया, आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।